जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे चैनल तीव्र विज़न क्लासेस में बेहद स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अपना रिवीजन करेंगे। हम लोग का टारगेट है भैया 3 टॉपिक का। हमारा एक चैप्टर है भैया कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ-साथ हमारा टॉपिक है लेवरेज और लेवरेज के बाद हम लोग करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। आज का टारगेट है हम लोग ये तीनों चैप्टर हम लोग एकदम मस्त तरीके से हम लोग रिवीजन कर लें और अगर मैं तीनों चैप्टर का वेटेज का बात करूँ, तो एग्ज़ाम में आप एक-एक टर्म में 10 नंबर का और 15 मार्क्स का भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है? तो देखो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले रिवीजन कर लिया होगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर हम लोग को क्या सिखाता था कि आप अपने कंपनी में कौन सा कैपिटल रख रहे हो, इक्विटी रख रहे हो कि डिबेंचर रख रहे हो कि प्रेफरेंस रख रहे हो कि रिटेन अर्निंग रख रहे हो। तो भैया ये सब का खर्चा क्या होता है कंपनी में रखने का। जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर हमें बताता है कि आपको कैसा कैपिटल कंपनी में रखना चाहिए। आपको इक्विटी का ज़्यादा मात्रा रखना चाहिए कि डेब्ट रखना चाहिए कि प्रेफरेंस रखना चाहिए, समझे? नाम ही है कैपिटल स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल सा चैप्टर है और बेसिक हम लोगों को कोई ट्रिकी क्वेश्चन आता भी नहीं है, हम लोग देख लेंगे बहुत जल्दी, एकदम छोटा सा टॉपिक है। क्या बोले हम लोग को कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या सिखाया कि भैया इक्विटी डेब्ट या प्रेफरेंस जो आप अपनी कंपनी में रख के रखे हो उसका कोई खर्चा तो है रखने का। जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर हम लोग को क्या सिखाता है कि भैया आपको अपने कंपनी में कौन सा टाइप का कैपिटल रखना चाहिए। ज़्यादा आपको इक्विटी रखना चाहिए कि ज़्यादा डेब्ट रखना चाहिए कि आपको ज़्यादा प्रेफरेंस रखना चाहिए कि क्या रखना चाहिए। कौन सा कैपिटल रखने से आपका फर्म का वैल्यू मैक्सिमाइज होता है, ये हम लोग को सिखाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर जब चैप्टर पढ़ते हैं ना, मैंने आप लोग को 4 टाइप का फॉर्मूला करने बोला था। ये 4 टाइप के फॉर्मूला से हम लोग का मैक्स टू मैक्स एकदम क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। भैया 4 टाइप का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले हम लोग सीखे थे एक फर्म का वैल्यू कैसे निकलता है। एक फर्म का वैल्यू कैसे निकलता है? तो हम लोग देखे थे भैया वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेब्ट। एक फर्म का वैल्यू कैसे निकलेगा? भैया इक्विटी का वैल्यू प्लस में डेब्ट का वैल्यू। एक फर्म का वैल्यू कैसे निकलेगा? भैया वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेब्ट। ठीक है? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेब्ट करोगे तो फर्म का वैल्यू निकल जाएगा। फिर भैया मैंने आपको बोला कि वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, ये जो आप बता रहे हो वैल्यू ऑफ इक्विटी ये कैसे निकलेगा। तो आपने बोला भैया इक्विटी वालों के लिए जो अर्निंग है, अब इक्विटी वाले का अर्निंग आप समझते हो। हम लोग पूरा अपना वो टेबल एक तो टेब्यूलर चार्ट में गए थे। लास्ट में आता है नेट प्रॉफिट टैक्स देने के बाद। नेट प्रॉफिट में से पहले आप प्रेफरेंस वालों को दे दोगे, फिर जो बचेगा वो इक्विटी वालों के लिए बचेगा। मैंने बोला इक्विटी वालों के लिए कितना अर्निंग बचा, होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब ये के ई कैसे निकलता है ये आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप सीख के आए। तो हो सकता है आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्सअप करके क्वेश्चन दे दे, जिसमें वो लोग ना के ई गायब कर देंगे। तो आप अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नॉलेज से आप पहले के ई पता करोगे। जब के ई पता चल जाएगा तो आप वैल्यू ऑफ इक्विटी पता कर सकते हो। समझे? इतना बात पहले हम लोग को समझ आ रहा है। तो मैंने क्या बोला एक फर्म का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आपने बोला भैया फर्म का वैल्यू निकलेगा कि आपके इक्विटी का क्या वैल्यू है, साथ ही साथ आपके डेप्ट का क्या वैल्यू है। ठीक है, मैंने बोला अब इक्विटी का वैल्यू ये कैसे निकलेगा। आपने बोला इक्विटी वालों के लिए जो अर्निंग पड़ा है होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, मैंने बोला डेप्ट वाले का वैल्यू, तो आपने बोला डेप्ट वाले को तो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ डेप्ट। हो गया इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ डेप्ट। ठीक है, जब ये दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्ट, तो मेरा निकल जाता है वैल्यू ऑफ फर्म। तब निकल जाता है मेरा वैल्यू ऑफ फर्म। नहीं तो एक और तरीका वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब भैया ईबीआईटी क्या ले रहे हो? ईबीआईटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ईबीआईटी वो पॉइंट है, ईबीआईटी मेरा वो पॉइंट है जहां पर अभी तक मैंने इंटरेस्ट भी पेमेंट नहीं किया और जहां पर मैंने इक्विटी वालों को कुछ दिया भी नहीं। समझे? ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जब मैं बात करता हूँ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, जब मैं बात करता हूँ ओवरऑल कॉस्ट, यानी कि जब मैं बात करता हूँ पूरे फर्म का वैल्यू, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया ऊपर में ईबीआईटी। तो फर्म का वैल्यू निकालने का दो तरीका है, आइदर आप वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्ट कर लो, नहीं तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोला भैया? फर्म का वैल्यू निकालने का दो टाइप है। एक तो आइदर आप वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्ट कर लो, नहीं तो आप ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लो। ठीक है, अब भैया वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा हमने देखा था, इक्विटी वालों के लिए अर्निंग होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेप्ट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ डेप्ट। क्लियर है? क्लियर है? बताओ। ये चारों अगर कॉन्सेप्ट हम लोग सीख गए तो हम लोग का कैपिटल स्ट्रक्चर का मोटा मोटी पार्ट हो जाता है। आओ चलो एक बार मैं आप लोग को क्वेश्चन एकदम रिकैप करा दूँ एकदम जल्दी जल्दी। ऐसे हम लोग का चैप्टर में कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं है। बोलता है सुपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो नेट ऑपरेटिंग इनकम, देखो आपको पता है नेट ऑपरेटिंग का इनकम कहने का मतलब क्या होता है? ईबीआईटी। नेट ऑपरेटिंग इनकम कहने का मतलब क्या होता है? ईबीआईटी। ठीक है, हमें ईबीआईटी दे दिया 1.5 लाख रुपया का। भैया हमें ईबीआईटी दे दिया 1.5 लाख रुपया का, अच्छी बात है। अच्छा क्या दे दिया? बोलता है कंपनी के पास 6 लाख रुपया का डिवेंचर है।
तो भैया हमें वैल्यू ऑफ डेप्ट दे दिया, समझने का कोशिश करो, हमें पूरा डेप्ट का वैल्यू निकाल के दे दिया, हमें पूरा डेप्ट का वैल्यू निकाल के ही दे दिया। जब ऐसा बोल देना कंपनी के पास इतना रुपया का डिबेंचर है, तो दैट मीन्स वो वैल्यू ऑफ डेप्ट निकाल के ही दे दिया। अगर आपको मेरी बातों में भरोसा नहीं हो रहा है, तो आप वैल्यू ऑफ डेप्ट निकालना कैसे सीखे थे? भैया इंटरेस्ट होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ डेप्ट, आप ऐसे ही सीखे थे। भैया इंटरेस्ट कितना, देखो 6 लाख रुपया पे 8% का इंटरेस्ट कितना होता है? 6 लाख का 8%, भैया 48,000 का इंटरेस्ट है ना। और कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना, ये 8% ही हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट, है ना। तो 48,000 डिवाइडेड बाई 8 करो, देखो तब भी 6 लाख आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको वैल्यू ऑफ डेप्ट निकाल के ही दे दिया। आगे हमें बोलता है द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10%, बोलता है हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही दे दिया 10% का, के ही दे दिया 10% का। बोलता है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द कंपनी, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द कंपनी। सबसे पहले सुनो, मुझे ईबीआईटी दे दिया, ईबीआईटी कितने का है भैया? मेरा 1.5 लाख का। ईबीआईटी में से आप पहले क्या करते हो, ये हम लोग जानते हैं भैया। ईबीआईटी में से पहले आप इंटरेस्ट देते हो। अच्छा भैया इंटरेस्ट कितने का देंगे, समझो 6 लाख रुपया का कर्जा है, 8% का इंटरेस्ट दोगे, तो 6 लाख का 8% कितना होता है? 48,000 का आप इंटरेस्ट दे दोगे। तो ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स आपका कितना बच गया? 1,02,000। अब ये अर्निंग बिफोर टैक्स में से आप सबसे पहले क्या दोगे? टैक्स दोगे, लेकिन टैक्स वगैरह का हमें डिटेल नहीं दिया है, तो यही हो गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। अच्छा ये अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आप सबसे पहले क्या करोगे? प्रेफरेंस वाले को दोगे, लेकिन प्रेफरेंस वाले का भी डिटेल नहीं दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये हमारे लिए हो गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ रहा है पहले व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द कंपनी। भैया वैल्यू ऑफ द कंपनी यानी वैल्यू ऑफ फर्म, भैया वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्ट। भैया इक्विटी का वैल्यू कैसे निकलेगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी हमने निकाला 1,02,000 होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी मुझे दिया है 10% का, है ना। और वैल्यू ऑफ डेप्ट निकालने का क्या फॉर्मूला था? इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ डेप्ट। लेकिन आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया 6 लाख रुपया का इक्विटी है, तो हम लोग को वो मेहनत नहीं करना है, बस देख लो निकल जाएगा। 1,02,000 डिवाइडेड बाई 10% प्लस में 6,000, सॉरी 1,02,000 डिवाइडेड बाई 10% प्लस में 6 लाख, तो आपका वैल्यू ऑफ द फर्म कितना निकल गया? 16,20,000। ठीक है, ये पूरे फर्म का वैल्यू निकल गया। अब मुझसे क्या पूछता है? आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर लो। तो भैया मेरे फर्म का वैल्यू का एक और फॉर्मूला था, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। मुझे फर्म का वैल्यू पता है 16,20,000, मुझे ईबीआईटी पता है, मुझे ईबीआईटी पता है, देखो मुझे ईबीआईटी पता है 1.5 लाख रुपया, है ना। तो क्या मैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पता कर पाऊंगा? बताओ, क्या मैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पता कर पाऊंगा? 16,20,000 इंटू में 100 कर दो। जैसे आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका परसेंटेज में आता है, वैसे ही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपका परसेंटेज में भी आएगा। 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 16,20,000 इंटू में 100 कितना हो गया? 9.25%। लो, एक हो गया 16,20,000, एक हो गया 9.25%। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो देख लो हम लोग को बस ये 4 ही फॉर्मूला पे हम लोग को स्टिक रहना है। ये 4 फॉर्मूला अगर कर लोगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मोटा मोटी सम्स बन जाएगा, और एग्जाम में 5-5 नंबर का एकदम ईजी आया हुआ है। क्या समझे भैया? एक तो मेरा फर्म का वैल्यू क्या हो गया? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्ट। और दूसरा मेरा फर्म का वैल्यू क्या हो गया? ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि केओ। ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा भैया? इक्विटी वाले का अर्निंग होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। भैया डेप्ट का वैल्यू कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ डेप्ट। हो गया, बड़ा सिंपल है, क्लियर। अच्छा आओ देखो 2 नंबर फिर से देखते हैं। 2 नंबर, 2 की जगह 3 नंबर देखो आओ। ठीक है, 3 नंबर क्या बोलता है? बोलता है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इलाइट लिमिटेड। मतलब एक कंपनी का हमें वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब वैल्यू ऑफ फर्म पूरा निकालने के लिए बोल रहा है। हाँ, बोल रहा फर्दर एज्यूम दैट प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट, आप ये एज्यूम करो कि मेरा डेप्ट जो है 3 लाख से 4 लाख हो गया, 3 लाख से 4 लाख हो गया। मतलब अभी ध्यान से देखो, अभी मेरे पास डेप्ट 3 लाख का है, तो एक बार 3 लाख के को लेके कैलकुलेट कर लो, एक बार डेप्ट 4 लाख लेके कैलकुलेट कर लेना। समझ गए? एक बार आप सम्स कर लो जब आपका डेप्ट है 3 लाख, एक बार जब आपका सम्स कर लो एक बार जब आपका डेप्ट है 4 लाख।
मतलब भैया ये जो 3 लाख मुझे निकाल के दे दिया है, वैल्यू ऑफ डेप्ट निकाल के दे दिया, 3 लाख है, एक बार वैल्यू ऑफ डेप्ट 3 लाख, एक बार वैल्यू ऑफ डेप्ट 4 लाख, क्लियर है। बस मुझे मेहनत क्या करना है, वैल्यू ऑफ इक्विटी, समझ गए भैया। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, इक्विटी वाले के लिए अर्निंग, तो आपको क्वेश्चन ने ईबीआईटी दे दिया, आपको क्वेश्चन ने क्या दे दिया, देखो ईबीआईटी दे दिया 1 लाख का, ईबीआईटी में से आप क्या करोगे, इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, 3 लाख का कर्जा है, 10% का इंटरेस्ट है ना, देखो कॉस्ट ऑफ डेप्ट 10%, तो आपका बच गया इक्विटी वाले का अर्निंग, है ना। तो इक्विटी वाले का अर्निंग होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्ट आ गया, वैल्यू ऑफ फर्म, क्लियर है, यही तो पूछ रहा था। और एक बार जब आप कर लो, जब आपका डेप्ट है 4 लाख का, बस हो जाएगा। तो समझो जब आपका डेप्ट है 4 लाख, एक बार 3 लाख को तो लेके कर लिया, जब आपका डेप्ट है 4 लाख का, तब आप ईबीआईटी में से जो आप इंटरेस्ट पे करोगे 4 लाख के ऊपर करोगे, क्लियर है, ये सब आप समझ पा रहे हो आई थिंक, ठीक है। ऐसे हम लोग का कुछ मेजर यहाँ पर सम्स है भी नहीं, ठीक है। 6 नंबर बेसिकली आपको समझाना है, 6 नंबर में आओ, 6 नंबर इंपॉर्टेंट मार्क करना, हाँ 6 नंबर इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, 6 नंबर आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। देखो 6 नंबर हमें क्या बोलता है, 6 नंबर हम लोग को क्या बोलता है, आओ मैं आप लोग को 6 नंबर कराता हूँ वापस से। ध्यान से समझना, बोलता है ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हमें क्या बोलता है, बोलता है ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल यानी कि दोनों सेम ही है, बस कैपिटल स्ट्रक्चर के मामले में सेम नहीं है, समझ रहे हो लाइन, क्या बोला, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड दोनों आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, बस कैपिटल स्ट्रक्चर के मामले में दोनों सेम नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि ए लिमिटेड हो सकता है ज़्यादा इक्विटी रखता हो, डिवेंचर कम रखता हो, जबकि बी लिमिटेड हो सकता है इक्विटी कम रखता हो, डिवेंचर ज़्यादा रखता हो, दोनों इस मामले में सेम नहीं है, ठीक है। अब हमें एक्चुअल में आगे कहानी बताता है, क्या बोलता है, बोलता है ए लिमिटेड के पास 50% डेप्ट है, 50% इक्विटी है। अच्छा ए के पास पता है डेप्ट है 50%, ए के पास डेप्ट है 50% और इक्विटी है 50%, 50% डेप्ट है और 50% इक्विटी है, जबकि बी के पास 20% डेप्ट है और 80% इक्विटी है। अच्छा, जबकि बी के पास 20% डेप्ट है और 80% इक्विटी है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, ये हमें बता दिया, ए के पास कितना कितना, बी के पास कितना कितना, ठीक है। हमें बोलता है इट इज़ टू बी नोटेड दैट ऑल द परसेंटेज आर इन मार्केट टर्म, ठीक है। बोलता है द बोरोइंग रेट फॉर बोथ द कंपनी इज 8%, बोरोइंग रेट मतलब मैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट बोल सकता हूँ 8% है, ठीक है, दोनों ही कंपनी के लिए 8% का है। हाँ, आगे मुझे क्या बोलता है, सपोज करो इफ़ यू ओन 2% ऑफ द शेयर ऑफ ए लिमिटेड, अगर आप ए लिमिटेड में 2% शेयर होल्ड कर रहे हो, हाँ अगर आप ए लिमिटेड में 2% शेयर होल्ड कर रहे हो, तो डिटरमाइन योर रिटर्न, आप ये बताओ आपको कितना कमाई हुआ। अगर आप ए लिमिटेड में 2% शेयर होल्ड कर रहे हो तो डिटरमाइन योर रिटर्न, अगर कंपनी के पास ईबीआईटी है 3,60,000 का, कंपनी के पास ईबीआईटी है 3,60,000 का एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18%, ठीक है। मैं ए का 1 नंबर कर रहा हूँ, ध्यान से समझो, मुझे ए के 1 में क्या क्या डिटेल डिटेल दे दिया भैया, नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी कि ईबीआईटी, मुझे ईबीआईटी दे दिया 3,60,000 का, ठीक है। मुझे ओवरऑल कॉस्ट यानी कि केओ दे दिया 18% का, केओ दे दिया 18% का, तो आप समझ रहे हो मेरा वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म का क्या फॉर्मूला था, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये था कि नहीं भैया। मुझे ईबीआईटी दे दिया, मुझे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया, कितना होता है 20 लाख, है ना। मुझे ये ए लिमिटेड का बात कर रहा है ना, ये जो ए का 1 मैं कर रहा हूँ ए लिमिटेड का बात कर रहा है, ए लिमिटेड है ना, ए लिमिटेड का। तो भैया ए लिमिटेड का फर्म का वैल्यू कितना आ गया, 20 लाख का आ गया, फर्म का वैल्यू कितना आ गया 20 लाख। अब आप जानते हो फर्म का वैल्यू कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्ट, तो ये 20 लाख में कितने का इक्विटी कितने का डेप्ट आप मेरे को बता सकते हो, कितने का इक्विटी कितने का डेप्ट। भैया देखो ए लिमिटेड के पास 50% का डेप्ट है, 50% का इक्विटी है, मतलब 20 लाख में 10 लाख का इक्विटी 10 लाख का डेप्ट, मुझे ये पता चल गया। मुझे ए लिमिटेड का कैपिटल स्ट्रक्चर पता चल गया कि ए लिमिटेड के पास 20 लाख का टोटल फर्म का वैल्यू है। अब फर्म का वैल्यू कैसे निकलता है, याद है फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्ट।
तो भैया 20 लाख में से 50% डेप्ट है, 50% इक्विटी है। बस इतना बात हमें समझ आया। मुझे क्या पूछता है, इफ़ यू ओन 2% शेयर ऑफ ए लिमिटेड, अगर आप ए लिमिटेड में 2% शेयर होल्ड करते हो, मैंने क्या बोला, अगर आप ए लिमिटेड में 2% शेयर होल्ड करते हो तो आप अपना रिटर्न बताओ। भैया पहले मैं अपना रिटर्न पता करने से पहले मैं पूरे ए लिमिटेड का रिटर्न पता कर लूँ। भैया देखो ए लिमिटेड का ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी था 3,60,000 का, 3,60,000 का ईबीआईटी था। ठीक है, ये ईबीआईटी में से पहले ये लोग इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, पहले ये लोग क्या पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। अब ये इंटरेस्ट का रेट कितना था, 8% था। ये क्वेश्चन ने स्टार्टिंग ही में बोल दिया था 8%, है ना। अभी यह ए लिमिटेड के पास कर्जे कितने का है, 10 लाख रुपया का कर्जा अभी हमने निकाला। 10 लाख का 8% कितना होता है, 80,000। ये 80,000 का इंटरेस्ट पेमेंट कर देगा, तो इसके पास बचा क्या, 2,80,000। समझे, ये क्या बचा भैया, अर्निंग बिफोर टैक्स, लेकिन टैक्स का डिटेल नहीं है तो यही हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। और भैया प्रेफरेंस वगैरह है ही नहीं, तो यही हो गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यही हो गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अब ये तो मेरी कंपनी कमाई है, ये कौन कमाया है, ये तो मेरी कंपनी कमाई है, ये तो मेरी कंपनी कमाई है, तो ये तो पूरा मेरी कंपनी कमाई। आपको पूछता अगर आप 2% शेयर होल्ड करते हो, तो भैया अगर मैं 2% शेयर होल्ड करता हूँ तो मेरे को 280 का भी 2% मेरे को मिलेगा, 280 का 2% रुपया मेरे को मिलेगा कि नहीं बताओ। ये पूरी मेरी कंपनी कमाई है इक्विटी वालों के लिए, तो अगर मैं 2% होल्ड करता हूँ तो मुझे भी कुछ रिटर्न मिलेगा। 2,80,000 का 2%, भैया 5,600 रुपया मुझे भी मिलेगा। बस 5,600 रुपया मुझे भी मिलेगा, ये बात समझ पाए, 5,600 रुपया मुझे भी मिलेगा, समझो, क्लियर है। ए लिमिटेड टोटल कमाती है 280, इफ आई होल्ड 2% शेयर तो मुझे भी 2% का कमाई मिलेगा ना, 5,600 रुपया मुझे मिलेगा। इतना बात पहले समझ पा रहे हो, क्लियर है, बताओ। तो पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, हिंट दे दिया, ईबीआईटी और केओ दे दिया, तो मैंने फर्म का वैल्यू निकाल लिया। फर्म के वैल्यू से मुझे पता था ए के पास 50% इक्विटी है, 50% डेप्ट है, तो भैया 10 लाख का इक्विटी, 10 लाख का डेप्ट, समझ गए। फिर मैंने देखा कि ठीक है, मुझे इक्विटी और डेप्ट पता चल गया। अब मुझे पूछ रहा अगर आप 2% होल्ड करते हो तो आपने कितना कमाया, तो मैंने बोला पहले पूरे को फर्म को तो कमाने दो, तो पूरे फर्म का ईबीआईटी पता है, इंटरेस्ट दे दिया, पूरा फर्म कमाता है 2,80,000, तो अगर मैं 2% होल्ड करता हूँ तो मैं 5,600 रुपया कमाता हूँ। सेकंड मुझे बोलता है कैलकुलेट द इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, बोलता है आप इक्विटी वालों का टोटल रेट ऑफ रिटर्न बताओ, रेट मतलब परसेंटेज, तो टोटल इक्विटी वालों ने कितना कमाया, टोटल अर्निंग फॉर इक्विटी, टोटल इक्विटी वालों ने कितना कमाया, ए लिमिटेड का बात करो भैया, टोटल इक्विटी वालों ने कमाया 280, टोटल इक्विटी वालों ने कमाया 280, हाँ। और टोटल इक्विटी आपके पास है कितने का, टोटल इक्विटी आपके पास है कितने का, तो आप देखो मैंने निकाला था वैल्यू ऑफ इक्विटी 10 लाख, बस निकाल लो। आप 280 कमाते हो, 10 लाख के इक्विटी में है, तो रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में आपको पता चल जाएगा कितना होता है। देखो आप 2,80,000 कमाते हो 10 लाख के इक्विटी में, तो आपने 28% कमाया अपने इक्विटी वालों के लिए। यही तो मुझसे पूछ रहा है, कैलकुलेट द इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न। भैया कभी भी इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न पूछेगा तो कैसे करेंगे, कितना रुपया कमा रहे हो, कितने रुपए की इक्विटी में, हो गया। तो हम लोग कमा रहे थे 280, 10 लाख की इक्विटी में, समझे, 28% हो गया इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है, बताओ, दो आंसर क्लियर है। फिर मुझसे क्या पूछता है, बोलता है बी लिमिटेड का भी ना पता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम एकदम सेम है। अच्छा, फिर ये बी नंबर में आते हैं, बी नंबर, तो बोलता है बी लिमिटेड का भी नेट ऑपरेटिंग इनकम एकदम सेम है, मतलब बी लिमिटेड का भी ईबीआईटी, अब ये बी लिमिटेड का बात करना, हाँ, बी लिमिटेड का भी ईबीआईटी एकदम सेम है जैसे इसका था 360 का, बी लिमिटेड का भी ईबीआईटी एकदम सेम है 3,60,000 का, अच्छी बात है। तो मुझे बोलता है डिटरमाइन द इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बी लिमिटेड, तो बोलता है आप बी लिमिटेड का आप रेट ऑफ रिटर्न बता दो। तो मेरा बात सुनो भैया, मुझे स्टार्टिंग में बोला था कि दोनों कंपनी सेम है कैपिटल स्ट्रक्चर को छोड़ के, तो भैया फर्म का वैल्यू अगर मेरा ए का 20 लाख है तो मेरे बी का भी फर्म का वैल्यू 20 लाख हो जाएगा, क्योंकि बोला ना बाद बाकी सब चीज़ सेम है, खाली कैपिटल स्ट्रक्चर को छोड़ के, खाली ये चीज़ को छोड़ के, ये दोनों में ये दोनों चीज़ अलग है, एक का 50-50 से एक का 20-80 है, बाद बाकी हर चीज़ सेम है। तो मेरे अगर ए का फर्म का वैल्यू निकला 20 लाख, तो मेरे बी का भी फर्म का वैल्यू निकलेगा 20 लाख। अब 20 लाख में से बता दो कितने का इक्विटी कितने का डेप्ट,
कितने का इक्विटी कितने का डेप्ट। भैया बी में बोलता है 20% इक्विटी 80% डेप्ट, तो 20 लाख में से 4 लाख का इक्विटी हो गया, 16 लाख का डेप्ट हो गया। क्लियर है। मुझसे पूछता है रेट ऑफ रिटर्न, इक्विटी वालों का रिटर्न बता दो, बता देंगे भैया। बी लिमिटेड का ईबीआईटी कितना, एक है जैसा सेम 3,60,000। ईबीआईटी में से क्या करेगा, पहले इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, है ना। अब बी के पास डेप्ट कितना है, 16 लाख का डेप्ट है, और इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट बताओ तो 8% एकदम स्टार्टिंग में बोल दिया था। 16 लाख का 8%, 1,28,000 का इंटरेस्ट दे देगा। तो बी लिमिटेड अर्निंग कितना करती है, 2,32,000 का अर्निंग करती है। यही हो गया आपका अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या इक्विटी वालों के लिए अर्निंग, इक्विटी वालों के लिए अर्निंग जो बोल दो। 2,32,000 कमाती है। अब बी लिमिटेड का देखो, 2,32,000 रुपया बी कमाती है इक्विटी वालों के लिए। टोटल इक्विटी है आपके पास 4 लाख का, टोटल इक्विटी है आपके पास 4 लाख का। तो बताओ रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया। भैया 2,32,000 कमाते हैं 4 लाख के इक्विटी में, तो आप 58% कमा रहे हो, 58% आप कमा रहे हो। 58% आप कमा रहे हो। सॉरी कहीं गलती हो रहा है क्या। अच्छा बोलता है डेप्ट है 20%, इक्विटी 80%, मैंने उल्टा कर दिया। ये डेप्ट है, ये इक्विटी है ना। तो आप 4 लाख के ऊपर, वही मैं बोलूँ कुछ ना कुछ गलती हो रहा है। समझे, हर चीज़ सेम है। तो बताओ बी के पास डेप्ट है 4 लाख, 4 लाख का 8% डेप्ट, कितना इंटरेस्ट देगी भैया, 4 लाख का 8%, 32,000 का इंटरेस्ट देगी। तो ये इक्विटी वालों के लिए कमाई कितना भैया, 3,60,000 में 32,000 का तो इंटरेस्ट दे दी, 3,28,000 रुपया कमाती है। अब बी का बताओ, 3,28,000 रुपया ये कमाई, टोटल इसके पास इक्विटी कितना है, 16 लाख का। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया भैया, 3,28,000 कमाती है, 16 लाख इंटू में 100, भैया 20.5% रेट ऑफ रिटर्न है इसका इक्विटी वालों का। कितना, डिटरमाइन द इम्प्लाइड रिटर्न ऑफ इक्विटी, 20.5%। फिर मुझे बोलता है बताओ ये दोनों में डिफरेंस क्यों हो गया, एक का 28%, एक का 20.5% क्यों हो गया। क्योंकि भैया दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है ना। एक अपनी कंपनी में ज़्यादा डेप्ट रखता है, एक अपनी कंपनी में इक्विटी ज़्यादा रख रहा है, एक कम डेप्ट रख रहा है। एक अपनी कंपनी में दोनों चीज़ मेंटेन करते हुए चल रहा है। तो ज़्यादा बेटर कौन सी कंपनी होगी जो दोनों को एकदम मेंटेन करते हुए चले, है ना। देखो ए ने कितने अच्छे से दोनों को एकदम मेंटेन करते हुए चला, तो आज वो अपने इक्विटी वालों को 28% का रिटर्न दे पा रहा है। लेकिन बी को देखो, बी ने अपने कंपनी में कुछ मेंटेन करते हुए नहीं चला, इक्विटी एकदम ज़्यादा रख दिया, डेप्ट एकदम कम रख दिया। तो आज देखो, आज बी अपने इक्विटी वालों को कितना कम रुपया रिटर्न कर पा रहा है। समझे। तो ये सम समझ आया, ये सम्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ किसी को भी नहीं समझ आएगा तो समझने का कोशिश करना। ये वाला सम्स लेकिन इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है, ये वाला सम्स हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बात बाकी देखो, ये तो हो गया हम लोग का एक तरीका, ये हम लोग का कैपिटल स्ट्रक्चर में एक तरीका। हम लोग क्या सीखे भैया, बेसिकली हम लोग 4 ठो फॉर्मूला सीखे। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्ट, और एक फर्म का वैल्यू निकालने का तरीका है ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अच्छा भैया वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, हाँ, इक्विटी वालों के लिए अर्निंग, इक्विटी वालों के लिए अर्निंग होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा भैया वैल्यू ऑफ डेप्ट कैसे निकलेगा, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देता है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ डेप्ट। क्लियर, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ डेप्ट। क्लियर, ठीक है। क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को रिवीजन हो गया। अब देखो, अब एक क्वेश्चन में आपको क्या देख सकता है, क्वेश्चन में बेसिकली आपको निकालने बोल सकता है अर्निंग पर शेयर निकालो, अर्निंग पर शेयर निकालो। एक्चुअली क्या होता है, मेरी कंपनी को रुपया चाहिए, अब मेरी कंपनी को रुपया चाहिए तो मेरी कंपनी के पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव है कि मेरी कंपनी रुपया कहाँ से उठाए। तो आपको बोल सकता है अर्निंग पर शेयर, खाली आप कैलकुलेट करो। जैसे देखो क्या बोलता है, सपोज अ फर्म हैज़ एन ऑल इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 1 लाख शेयर। अभी अभी मेरी कंपनी के पास 1 लाख शेयर है। करेंटली में मेरी कंपनी के पास कितना शेयर है, 1 लाख। ये मैं करेंट का सिचुएशन बता रहा हूँ। करेंट में मेरी कंपनी के पास 1 लाख शेयर है। क्लियर है, 1 लाख शेयर है।
बोलता है मेरे फर्म को 2.5 लाख रुपया चाहिए, मेरी कंपनी चाहती है कि मैं रेज करूँ 2.5 लाख रुपया। आप भी कहीं पर काम करने जाओगे भैया, ये तो एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन है, आपकी कंपनी को चाहिए 2.5 लाख रुपया। अब आपकी कंपनी सोच रही है कि मैं 2.5 लाख रुपया कहाँ से उठाऊँ, मैं इक्विटी शेयर इशू करके उठाऊँ, मैं डिवेंचर इशू करके उठाऊँ, कि मैं प्रेफरेंस इशू करके उठाऊँ, है ना। तो जैसे बोलता है द फर्म वांट्स टू रेज, फर्म ना 2.5 लाख रुपया रेज करना चाहती है, इसीलिए फर्म क्या कंसीडर कर रही है, 3 ठो ऑल्टरनेटिव मेथड। फर्म के पास 3 ठो ऑल्टरनेटिव है, फर्म चाहती है 2.5 लाख रुपया उठाने का। पहले केस में फर्म क्या सोच रही है, नंबर 1 में, कि मैं 25,000 शेयर इशू कर दूं 10 रुपया करके। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है कि भैया मैं शेयर इशू कर दूं, कितना शेयर इशू कर दूं, 25,000 शेयर इशू कर दूं 10 रुपया करके, मैं 25,000 शेयर इशू कर दूं, है ना। सेकंड में आपने क्या बोला कि मैं बोरो कर लेता हूँ 2.5 लाख रुपया। सेकंड में आपने क्या बोला, भैया बोरो कर लेते हैं, 2.5 लाख रुपया बोरो कर लेते हैं, समझे, 2.5 लाख रुपया क्या कर लेते हैं, बोरो कर लेते हैं। थर्ड में आपने क्या सोचा कि भैया प्रेफरेंस शेयर इशू कर लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर लेते हैं, 2.5 हजार हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू कर लेते हैं। देखो फिर से, थर्ड में आपने क्या बोला, प्रेफरेंस शेयर। देखो हमारे पास 3 तरीका है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। करेंट का बात बताओ, करेंट का, करेंट में कंपनी के पास क्या भैया शेयर है, करेंट में कंपनी के पास क्या शेयर है, कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर है ना। ये करेंट का बात कर रहा हूँ। तीनों सिचुएशन में अभी अभी करेंट में मेरी कंपनी के पास 1 लाख शेयर तो है ही पहले से, 1 लाख शेयर तो मेरी कंपनी के पास पहले से ही है ना। चाहे ऑल्टरनेटिव 1 में जाओ कि 2 में जाओ कि 3 में जाओ, आपका 1 लाख शेयर कहीं जाएगा थोड़ी, 1 लाख तो है ही। अब मेरी कंपनी चाहती है मैं 2.5 लाख रुपया उठाऊं, तो 2.5 लाख रुपया उठाने के लिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि आप 25,000 शेयर इशू कर दो। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि भैया इक्विटी शेयर इशू कर दो, इक्विटी शेयर इशू कर दो। कितना नंबर ऑफ शेयर इशू कर दो, 25,000 शेयर इशू कर दो, 25,000 शेयर इशू कर दो। तो भैया 25,000 शेयर इशू करेंगे 10 रुपया करके, तो 2.5 लाख रुपया आ गया। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि 2.5 लाख रुपया बोरो कर लेते हैं 8 रुपये के इंटरेस्ट में। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि भैया हम लोग क्या कर लेते हैं, बोरो कर लेते हैं, बोरो, बोरो कर लेते हैं 2.5 लाख रुपया बोरो कर लेते हैं, एट द रेट ऑफ 8% का इंटरेस्ट हमारे पास लगेगा। अच्छा थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है भैया, 2,500 प्रेफरेंस शेयर इशू कर लेते हैं 100 रुपया करके। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है कि भैया प्रेफरेंस शेयर इशू कर लेते हैं, कितना प्रेफरेंस शेयर, आपने बोला 2,500 प्रेफरेंस शेयर, है ना, 100 रुपया करके, तो 2.5 लाख रुपया आ गया। लेकिन प्रेफरेंस वाले को 8% का डिविडेंड देना होता है, 8% का हम लोग डिविडेंड पे कर देंगे, क्लियर है। तो देखो फर्स्ट केस में तो इक्विटी था ही, ये सेकंड, कंपनी को रुपया उठाना है तो कंपनी के पास 3 तरीका है कि कंपनी क्या कर सकती है, क्लियर है। तो बोलता है अगर मेरी फर्म के पास EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हाँ 3,12,500 है, मेरी फर्म के पास EBIT कितने का है, 3,12,500, तीनों ही केस में 3,12,500, ठीक है। और मुझसे क्या पूछता है, और टैक्स रेट है 50% का, तो आप EPS निकाल लो, तो भैया निकाल लेंगे। EBIT में से सबसे पहले हम लोग क्या पेमेंट करते हैं बताओ भैया, EBIT में से हम लोग क्या माइनस करते हैं भैया, हम लोग इंटरेस्ट माइनस करते हैं, इंटरेस्ट। अच्छा फर्स्ट केस में क्या कोई इंटरेस्ट होगा बताओ भैया, फर्स्ट केस में कंपनी के पास पहले भी इक्विटी था, अभी भी इक्विटी है, इंटरेस्ट है ही नहीं। सेकेंड केस में भैया पहले इक्विटी था, कंपनी 2.5 लाख रुपया बोरो कर रही है 8% में, 2.5 लाख रुपया का 8% का इंटरेस्ट लगेगा, यानी 20,000 का इंटरेस्ट लगेगा। और अगर भैया मैं थर्ड केस का बात करूं, तो पहले में इक्विटी और प्रेफरेंस है, इंटरेस्ट का बात ही नहीं है, समझे। लो EBIT में से इंटरेस्ट दे दिया, मेरे पास क्या बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स कितना बचा भैया, यहाँ बचा 3,12,500, यहाँ बचा सॉरी 3,12,500 में 20,000 हटा दो, 2,92,500, यहाँ बचा 3,12,500, समझे। बस आपको आगे बढ़ते आना है भैया। EBIT में से हम लोग क्या दे देते हैं, टैक्स दे देते हैं। टैक्स मेरे पास कितने का है बताओ, तो क्वेश्चन ने यूज़ किया था 50% का टैक्स है, 50% का टैक्स है भैया। 3,12,500 का 50% कितना होता है, 1,56,250, इसमें भी लग जाएगा 1,56,250। अच्छा 292,500 का कितना होता है, 1,46,250, ठीक है। तो भैया 50% टैक्स दे दिया, तो मेरे पास क्या बचा, अर्निंग आफ्टर टैक्स बचा, है ना, 1,56,250 का अर्निंग आफ्टर टैक्स बचा, इधर बचा 1,46,250 का,
इधर बचा 156,250 का, आप लोग माइनस करके देख लेना, ठीक है। अच्छा भैया, आप अर्निंग आफ्टर टैक्स में से आप सबसे पहले क्या करते हो भैया? प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड देते हैं। तो भैया फर्स्ट केस में बताओ, फर्स्ट केस में आपके पास पहले भी इक्विटी था, अभी भी इक्विटी है, प्रेफरेंस तो है ही नहीं, तो भैया यहाँ तो डिविडेंड दूंगा नहीं। भैया सेकंड केस में पहले इक्विटी था, फिर मैंने लोन लिया था, तो लोन वाले को इंटरेस्ट पेमेंट कर दिए, तो प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड नहीं देना। अच्छा थर्ड केस में बताओ, भैया पहले इक्विटी था, फिर आपने 2,500 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया करके आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया था। तो भैया देखो, 2,500 प्रेफरेंस शेयर, हर एक प्रेफरेंस शेयर का दाम 100 रुपया, तो 2.5 लाख रुपया आपने प्रेफरेंस शेयर से उठाया है, तो ये 2.5 लाख रुपया का आपको 8% का डिविडेंड देना है, इंटू में 8%, मतलब 20,000 का आपको क्या करना है? प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड देना है, लो दे दो, समझे? तो अब ये मेरा क्या हो गया? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, ये क्या हो गया? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। भैया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी क्यों? क्योंकि आपको जो प्रेफरेंस वगैरह को देना था आपने दे दिया। तो इधर हो गया 156,250, 146,250, और इधर हो गया 136,250। क्लियर है? 136,250। अभी ये आपको ये पता करना है नंबर ऑफ इक्विटी कितना, नंबर ऑफ इक्विटी कितना, क्योंकि आपको ईपीएस निकालना है ना, ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। आपको क्वेश्चन बोला क्या है भैया? अर्निंग पर शेयर निकालने। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालोगे? आपको टोटल अर्निंग पता है, ये टोटल अर्निंग को जब हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में डिवाइड कर देंगे तो आपका अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। तो आपके पास कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है बताओ भैया? फर्स्ट केस में पहले से 1 लाख शेयर था, मैंने 25,000 शेयर और इशू किया, मेरे इस केस में 1,25,000 इक्विटी शेयर है। भैया सेकंड केस में बताओ, पहले से 1 लाख शेयर था, फिर मैंने बोरो किया, तो 1 लाख शेयर ही है मेरे पास। अच्छा थर्ड केस में बताओ, भैया पहले से 1 लाख शेयर था, फिर मैंने प्रेफरेंस इशू किया, प्रेफरेंस वाले को तो डिविडेंड दे दिया, इक्विटी शेयर कितना है? 1 लाख ही है, ठीक है। तो जब आप अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी को इतने में डिवाइड कर दोगे तो आपका निकल जाएगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। कैसे निकलेगा? इक्विटी वाले का अर्निंग, इक्विटी वाले का अर्निंग, ये मैं फॉर्मूला नहीं याद कराना चाहता हूँ, होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी, है ना, उतने नंबर ऑफ इक्विटी में आप डिवाइड कर दोगे, बंटवारा कर दोगे, तो आपका अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा। करो, 156,250 डिवाइडेड बाई 1,25,000, ये निकलता है भैया 1.25, मतलब हर एक शेयर में 1 रुपया 25 पैसा करके कमाओगे। 146,250 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 1.46, 136,250 होल डिवाइडेड बाई 1 लाख, 1.36, 1.36। तो बताओ, अब आप कंपनी को एडवाइस कर सकते हो क्या? भैया हम लोग से तो क्वेश्चन यहाँ तक ही पूछा था कि अर्निंग पर शेयर निकालो, हम लोग निकाल दिए, लेकिन अब क्या आप कंपनी को एडवाइस कर सकते हो? बेसिकली क्वेश्चन क्या था? बेसिकली क्वेश्चन था कि भैया कंपनी के पास पहले से तो इक्विटी था ही, कंपनी को 2.5 लाख रुपया का और ज़रूरत पड़ रहा है। कितने का ज़रूरत पड़ रहा है? 2.5 लाख। तो अब आप बताओ भैया, कंपनी को 2.5 लाख रुपया कहाँ से उठाना चाहिए? ऑल्टरनेटिव 1 के हिसाब से पूरा पूरी इक्विटी ले लेना चाहिए, कि ऑल्टरनेटिव 2 के हिसाब से बोरो कर लेना चाहिए, कि ऑल्टरनेटिव 3 के हिसाब से प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहिए? तो भैया मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, कंपनी को ऑल्टरनेटिव 2 में जाना चाहिए। क्यों ऑल्टरनेटिव 2 में जाना चाहिए? क्योंकि अगर मेरी कंपनी बोरो करेगी तो आप देख लो, मेरे शेयर होल्डर का अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज हो रहा है ना। कंपनी को ये वाले पॉइंट में जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऑल्टरनेटिव 1 में जाके मेरी कंपनी अगर इक्विटी इशू कर ले रही है, इक्विटी इशू करके 2.5 लाख रुपया ले रही है, तो देखो ना, अल्टीमेट मेरे शेयर होल्डर लोग का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर ऑल्टरनेटिव अगर हम लोग 2 में जाए और अगर मेरी कंपनी बोरो कर ले, तो देखो मेरे शेयर होल्डर का कितना फ़ायदा है, 1.46 रुपया कमा रहे हैं सब, है ना। लेकिन ऑल्टरनेटिव 3 के हिसाब से अगर मेरी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर दी, तो भी देखो मेरे शेयर होल्डर का लॉस ही है, एज़ कम्पेयर टू ऑल्टरनेटिव 2, लॉस ही है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ईपीएस निकाल पाएंगे, एकदम आराम से हम लोग ऐसा ईपीएस निकाल पाएंगे। ये ईपीएस निकालने का एग्जाम में हमें क्वेश्चन दे सकता है, क्लियर है? ईपीएस हमें निकालने का क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, क्लियर? इतना बताओ, ये ईपीएस निकालने का तो क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी क्या इशू कर रही है, कितना रुपया में इशू कर रही है, ठीक है। हम लोग देख लेंगे, एक बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, इसके बाद देख लेंगे, क्लियर? उसके बाद देखो 9 नंबर, ये मुझे बोलता है डिटरमाइन द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, बोलता है अब बताओ मेरी कंपनी के लिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा।
आप बताओ मेरी कंपनी के लिए ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दिया, सॉरी कॉस्ट ऑफ डेप्ट दे दिया, तो ई क्यू है, डी होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दिया, मुझे बोलता है परसेंटेज ऑफ डेप्ट, डेप्ट का परसेंटेज दे दिया, तो क्या मैं परसेंटेज ऑफ इक्विटी नहीं पता कर पाऊंगा? क्या मैं परसेंटेज ऑफ इक्विटी नहीं पता कर पाऊंगा? भैया एक कंपनी में अगर 0 का डेप्ट है तो पूरा पूरी 1 का इक्विटी होगा। एक कंपनी में 0.1 का डेप्ट है तो 0.9 का इक्विटी होगा। एक कंपनी में 0.2 का डेप्ट है तो 0.8 का इक्विटी होगा। सिमिलरली 0.5, 0.6, 0.5, 0.4। तो भैया देखो, मुझे डेप्ट का परसेंटेज पता है, डेप्ट का कॉस्ट पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मुझे इक्विटी का परसेंटेज पता है और इक्विटी का कॉस्ट पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। देखो क्या किया, कॉस्ट ऑफ डेप्ट पता है, परसेंटेज ऑफ डेप्ट पता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता है, परसेंटेज ऑफ इक्विटी पता है। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट को परसेंटेज ऑफ डेप्ट से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और इक्विटी को इक्विटी से मल्टीप्लाई करो, दोनों को प्लस कर लोगे तो आपका निकल जाएगा बेसिकली ओवरऑल कॉस्ट। कुछ नहीं, WSCC का ही काम हो रहा है, WSCC का ही काम हो रहा है, समझे। याद है WSCC, जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग करते थे तो बेसिकली हम लोग क्या करते थे, हम लोग भैया इधर लिखते थे इक्विटी, इधर लिखते थे डेप्ट, है ना, इधर लिखते थे भैया वेट निकालते थे दोनों का, फिर भैया वेट निकालने के बाद दोनों का कॉस्ट निकालते थे। अच्छा, इक्विटी का वेट और कॉस्ट निकालते थे तो WSCC, सिमिलरली डेप्ट का ये और ये, तो भैया ये निकल गया इक्विटी का, ये निकल गया डेप्ट का, जब दोनों को प्लस करते थे तो ना हम लोग का WSCC आता था, है ना। तो बेसिकली जब WSCC करते हैं तो इक्विटी का वेट और कॉस्ट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, डेप्ट का वेट और कॉस्ट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का जब प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी तो अपने को यही करना है। डेप्ट का जब कॉस्ट और वेट, परसेंटेज यानी कि वेट आपस में मल्टीप्लाई करो, इक्विटी का कॉस्ट और ये परसेंटेज आपस में मल्टीप्लाई करो, जब दोनों को आप प्लस कर दोगे, कॉस्ट ऑफ डेप्ट परसेंटेज ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी परसेंटेज ऑफ इक्विटी, जब आप दोनों को प्लस कर दोगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। और आपसे देखो ना, कंपनी के पास 7 ऑप्शन है, एक दो ऑप्शन नहीं है, 7 ऑप्शन है। आपको कंपनी को एडवाइस करना है, आपको कंपनी को क्या करना है, एडवाइस करना है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है जिसमें भैया मेरी कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट एकदम कम आए, कंपनी को वही करना चाहिए। जैसे हमने पूरा सम्स कर लिया तो एकदम कम मेरी कंपनी का आया 12.8, तो मेरी कंपनी को, है ना, अपने कंपनी में क्या रखना चाहिए भैया, 0.1 का डेप्ट रखना चाहिए और 0.9 का इक्विटी रखना चाहिए, यही तो करना चाहिए, है ना। मतलब 10% का डेप्ट रखना चाहिए, 90% का इक्विटी रखना चाहिए, बस आपसे यही पूछ रहा था, क्लियर है। और आप लोग को अगर मैं बता दूं कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग का बेसिकली कुछ नहीं WSCC है, जो आप फॉर्मूला में पढ़ के आए ना, वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग का क्या है, WSCC ही है, क्लियर है। ये वाला सम्स भी समझ आ गया, ठीक है, ये वाला सम्स भी हम लोग को समझ आ गया। हम्म। अब इसके बाद बस हम लोग का एक टाइप का हम लोग का सम्स बच जाता है, कौन सा, आर्बिट्रेज प्रोसेस। हम लोग का एक सम्स बच जाता है, कौन सा, आर्बिट्रेज प्रोसेस। आर्बिट्रेज प्रोसेस का हम लोग का सम्स बच जाता है, वो दिखाए 10 नंबर, देखो 10 नंबर, यहाँ तक अभी तक क्लियर है कैपिटल स्ट्रक्चर में। आर्बिट्रेज प्रोसेस में देखो, देखो बोलता है देयर आर 2 कंपनी, एक N लिमिटेड है, एक M लिमिटेड है, एक N लिमिटेड है, एक M लिमिटेड है, ठीक है। क्या बोलता है, हैविंग द सेम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दोनों का EBIT एकदम सेम है 20,000, दोनों का भैया EBIT एकदम सेम है, देखते जाओ अच्छे से, क्लियर है। बोलता है एम इज अ लीवर कंपनी, अच्छा एम जो है लीवर है, एक आपको लीवर फर्म दे देगा, एक आपको अनलीवर देगा। भैया लीवर और अनलीवर में आप क्या बताए थे, लीवर फर्म मतलब वो जो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और डेप्ट दोनों रखता हो, अनलीवर मतलब जो डेप्ट रखता ही नहीं है, समझो। लीवर फर्म किसको बोलेंगे, जो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और डेप्ट दोनों रखता हो, अनलीवर मतलब जो डेप्ट रखता ही नहीं है, खाली और खाली इक्विटी में चलाता है। तो मुझे बोला एम लिमिटेड इज अ लीवर कंपनी, एम ना लीवर है, ये जो एम है ये लीवर है, तो एन मेरा अनलीवर हो गया, ठीक है। बोलता है हैविंग अ डेप्ट ऑफ 1 लाख, अच्छा भैया डेप्ट किसके पास होगा, लीवर वाले के पास होगा, देखो इसके पास ना 1 लाख का डेप्ट है, और बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, अच्छी बात है, क्लियर। आ गया, मैं क्या दे दिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दिया, एन का है 10, एम का है 11.5, एन का है 10, एम का है 11.5। मुझे क्या बोलता है, कंप्यूट करो हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस इज कैरीड ऑन, आपको क्या निकालना है, कैसे आर्बिट्रेज प्रोसेस होगा। आर्बिट्रेज प्रोसेस का मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, दोनों का वैल्यू ऑफ फर्म। कभी भी आर्बिट्रेज प्रोसेस बोल दे
तो आप समझ जाना, पहले तो आपको क्वेश्चन में 2 कंपनी देगा। ऑब्वियसली आपका एक लीवर फर्म होगा, एक अनलीवर होगा। जो भी डेटा दे दे, पहले आप दोनों का क्या निकालोगे? वैल्यू ऑफ फर्म। क्या निकालोगे? वैल्यू ऑफ फर्म। और वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है आपको पता है? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेब्ट। आप फर्म का वैल्यू निकाल लोगे ना। फर्म का वैल्यू निकालने के बाद आप देखोगे कौन सा ओवर वैल्यू है, कौन सा अंडर वैल्यू है। जिसका फर्म का वैल्यू ज़्यादा आया वो वाला कंपनी ओवर वैल्यू है, जिसका फर्म का वैल्यू कम आया वो वाला कंपनी अंडर वैल्यू है। तो लोग बताओ ना, ओवर वैल्यू वाली चीज़ें खरीदते हैं कि अंडर वैल्यू वाला? भैया लोग क्या करते हैं, ओवर वैल्यू से रुपया निकालते हैं। मान लो हम लोग एक स्टॉक में ना इन्वेस्ट करके रखें, अब वो स्टॉक ना दिन पे दिन इतना ज़्यादा होते जा रहा है, इतना ज़्यादा होते जा रहा है, इतना ज़्यादा होते जा रहा है, तो एक ना एक टाइम के बाद तो आप अपना रुपया निकाल लोगे ना कि नहीं भैया ओवर वैल्यू हो चुका है, अचानक से गिर गया तो आर्बिट्रेज प्रोसेस में हम लोग को क्या करना है, ओवर वैल्यू वाली जो हम लोग का ओवर वैल्यू होगा, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का कॉस्ट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म। आओ निकाल लेते हैं, डेटा हमारे पास है। भैया वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए क्या करना है, इक्विटी वाले का अर्निंग। तो देखो पहले वाले के पास तो डेप्थ था ही नहीं, तो पूरा पूरी इक्विटी हो, ईबीआईटी हो गया इसका ये। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्थ। पहले वाले के पास तो डेप्थ है ही नहीं, इसलिए डेप्थ की जगह मैंने जीरो लिख दिया। तो पहले वाली का वैल्यू कितना आ गया, 2 लाख। सिमिलरली दूसरे वाले का, आप इक्विटी वाले का अर्निंग पता कर लिए, तो आप वैल्यू ऑफ डेप्थ पता कर लोगे, इसका आया 213,043। क्लियर है? आपने दोनों का क्या निकाल लिया, वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लिया, दोनों का क्या निकाल लिया, वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लिया। अच्छा भैया अब आप देख के पता कर सकते हो, जो सेकंड वाला कंपनी है ना, ये ओवर वैल्यू है और ये अंडर वैल्यू है। ये पता चल रहा है कि नहीं? हम्म। देखो पहला वाला अंडर वैल्यू है, दूसरा वाला ओवर वैल्यू है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? दूसरे वाले का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, पहले वाले का वैल्यू कम आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपसे पूछा आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे होगा। आपको क्या करना है, महंगे वाले जगह से रुपया निकालना है और सस्ते वाले जगह पर इन्वेस्ट करना है। भैया महंगे वाले से रुपया निकालोगे, सस्ते वाले पे इन्वेस्ट करोगे, तो कौन सा महंगा है भैया, एम लिमिटेड। जो यहाँ पर एम लिमिटेड है वो महंगा वाला है। तो सपोज आपको लिखना है, सपोज एक इन्वेस्टर ना 10% इक्विटी एम में होल्ड करता है, महंगे वाले से रुपया निकालना है ना। तो सपोज अगर आप ही नहीं तो एक इन्वेस्टर है 10% इक्विटी एम में होल्ड करता है। हाँ देखो, आप ये पता कर लिए वैल्यू ऑफ फर्म निकला इतना, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना, वैल्यू ऑफ डेप्ट कितना, आप अलग अलग कर लिए। भैया 2,13,000 में डेप्ट था मेरा 1 लाख का, डेप्ट था मेरा 1 लाख का, तो मेरा इक्विटी कितना हो गया, 1,13,000 का इक्विटी हो गया। मैं आप लोग को एक ठो ऐसे करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है भैया, महंगे वाले जगह से रुपया निकालना है। तो भैया महंगे वाले जगह से मान लो 10% या 5, कुछ भी 10 हम लोग जनरली लेते हैं। आप 10% रुपया इक्विटी भी निकाल लिए और प्लस आप 10% का बोरो भी कर लिए। भैया बोरो करना, हाँ बोरो करना है, तो आपके हाथ में 21,304 रुपया आ गया। अब अगर आप ये 21,304 रुपया जाके आप इन्वेस्ट कर दोगे, हाँ 21,304 रुपया अगर आप जाके इन्वेस्ट कर दोगे कहाँ पर, सस्ते वाले कंपनी पे, तो सस्ते वाले कंपनी भी आपको 10% का तो रिटर्न देंगे ही देंगे, 10% का। तो आपका 2103 का कमाई हो जाएगा। अब मैंने बोला ये जो 2130 का आपको कमाई हो, आप खुश मत हो, क्योंकि याद करो आपने बोरो किया था, पहले वहाँ का इंटरेस्ट माइनस करो। अच्छा अगर आप नहीं बेचते तो वो कंपनी से कितना कमाते? तो फाइनली आपको निकालना है, हाँ ये आर्बिट्रेज, ये खरीदा बेची करने से फाइनली आपका कमाई कितना हुआ। बस बेसिकली हम लोग यही करते हैं, ठीक है। चलो आओ मैं आप लोग को एक ठो क्वेश्चन करके ही दिखाता हूँ। 11 नंबर में हम लोग आ जाते हैं। हाँ 11 नंबर करते हैं। हाँ बोलता है द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ टू कंपनी। हमारे पास दो कंपनी है, कभी भी आपको आर्बिट्रेज देगा तो आपके पास दो कंपनी है, याद रखना। हाँ भैया एक ठो कौन सा कंपनी, एक ठो लीवर कंपनी, एक ठो अनलीवर है। दो मेरे पास कंपनी है, एक ठो मेरे पास लीवर है और एक ठो मेरे पास अनलीवर है, ठीक है।
फर्स्ट मेरा टारगेट क्या है, मैं मुझे दोनों का क्या निकालना है, फर्स्ट मेरा टारगेट क्या है, मुझे दोनों का वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है। वैल्यू ऑफ फर्म आप पता करोगे, वैल्यू ऑफ फर्म आप पता करोगे, और वैल्यू ऑफ फर्म आप कैसे पता करोगे भैया, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्ट, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्ट। अब आपको पता है लीवर फर्म मतलब जिसके पास डेप्ट है, अनलीवर मतलब जिसके पास डेप्ट है नहीं, ठीक है। तो भैया वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा बताओ, वैल्यू ऑफ इक्विटी भैया इनकम फॉर इक्विटी, मेरे को ईबीआईटी दे दिया, मुझे ईबीआईटी दे दिया, ईबीआईटी कितने का है 30,000 का, ईबीआईटी कितने का है 30,000 का। इस केस में बताओ भैया, फर्स्ट केस में बताओ, ईबीआईटी आपके पास है 30,000 का, ठीक है। ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट पे करोगे कि नहीं, इंटरेस्ट भैया क्योंकि ये लीवर फर्म है तो इसके पास डेप्ट होगा, तो भैया इंटरेस्ट कितना पे करेंगे भैया, 1 लाख का कर्जा लेके रखा है, 10% का इंटरेस्ट, 1 लाख का 10% 10,000 का इंटरेस्ट दे दोगे, तो आपके पास इक्विटी वाले का अर्निंग बचा 20,000 का, ठीक है। तो इक्विटी वालों के लिए कमाया 20,000 डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5%, और वैल्यू ऑफ डेप्ट तो मुझे निकाल के दे दिया, 1 लाख का वैल्यू ऑफ डेप्ट है, 1 लाख कितना हो गया देखो फर्म का वैल्यू, 30,000 डिवाइडेड बाई 12.5% प्लस में 1 लाख, भैया 2,60,000 का हो गया फर्म का वैल्यू, समझे, 2,60,000 का हो गया फर्म का वैल्यू। भैया इसके केस में बता दो, इसके केस में भी भैया ईबीआईटी आपके पास 30,000 का, लेकिन क्योंकि ये अनलीवर फर्म है, अनलीवर फर्म में भैया डेप्ट होता नहीं है, डेप्ट होता नहीं है, तो आपका कुछ भी इंटरेस्ट लगेगा नहीं, तो आप जो पूरा पूरी 30 कमाए किसके लिए कमाए, इक्विटी वालों के लिए कमाए, है ना। तो आपने कमाया 30,000 इक्विटी वालों के लिए, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है मेरा 12.5% का, और आपके पास डेप्ट तो है ही नहीं, वैल्यू ऑफ डेप्ट 0, तो आपका फर्म का वैल्यू हो गया 2,40,000, ठीक है। अब मुझे आप अच्छा एकदम थोड़ा क्लियर से बता दो भैया, वैल्यू ऑफ फर्म कितना निकला, इसमें आपका वैल्यू ऑफ फर्म कितना निकला भैया, इस केस में मेरे फर्म का वैल्यू निकला 260, 260, और इस केस में मेरे फर्म का वैल्यू निकला 240, ठीक है। अच्छा ये 260 और 240 में, ये 260 में आपका कितना इक्विटी, कितना डेप्ट, तो भैया पहले वाले केस में मेरे पास डेप्ट तो था 1 लाख का, डेप्ट तो था मेरे पास 1 लाख का, तो बचा कुछ ही 160 हो गया पूरे मेरे इक्विटी का वैल्यू, है ना। और सेकंड केस में तो भैया मेरे पास डेप्ट है ही नहीं, तो पूरा पूरी 240 हो गया मेरा इक्विटी। तो भैया अब आपको फर्म का वैल्यू देख के पता करना है कौन ओवर वैल्यू कौन अंडर वैल्यू है। मुझे पता चल रहा है ये वाला ओवर वैल्यू है, और मुझे पता चल रहा है ये वाला अंडर वैल्यू है, ठीक है। ये वाला ओवर वैल्यू है, ये वाला अंडर वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, ओवर वैल्यू वाली जगह से रुपया निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, सपोज एन इन्वेस्टर होल्ड 10% इक्विटी, ओवर वैल्यू वाला कौन सा फर्म है भैया, ओवर वैल्यू वाला लीवर फर्म है, लीवर। तो सपोज एक इन्वेस्टर 10% इक्विटी होल्ड करता है लीवर फर्म में, तो इफ़ ही सेल, अगर वो सेल कर देगा, अगर वो 10% सेल कर देगा, तो ही गेट्स, उसको कितना रुपया मिलेगा बताओ भैया, 1,60,000 का आपका इक्विटी का वैल्यू है, और उसके पास है 10%, अगर वो 10% बेच देगा तो उसको 16,000 रुपया मिलेगा कि नहीं, ये बात बताओ, 16,000 मिलेगा। ऑल्सो, और साथ ही साथ भैया क्योंकि वो वाले फर्म में डेप्ट भी था, साथ ही साथ वो वाले फर्म में डेप्ट भी था, तो आपका आर्बिट्रेज प्रोसेस तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप साथ ही साथ आप बोरो भी करो। आप इक्विटी बेच के तो रुपया ले लिए, आपको डेप्ट से भी रुपया लेना है, तो डेप्ट से तो आपको बोरो करना पड़ेगा ना। ऑल्सो ही बोरो 10% डेप्ट, तो 1 लाख रुपया का डेप्ट है कंपनी के पास, अगर वो कंपनी से 10% रुपया बोरो करता है तो उसको कितना रुपया मिलेगा, 10,000, तो टोटल उसको कितना रुपया मिला, 26,000 रुपया मिलेगा कि नहीं, टोटल उसको 26,000 रुपया मिल गया। तो नाउ इफ़ ही इन्वेस्ट, इफ़ ही इन्वेस्ट, अगर ये इन्वेस्ट करेगा 26,000 रुपया, क्या करना है, महंगे वाले जगह से इक्विटी बेच के रुपया ले लेना है, और साथ ही साथ कुछ रुपया बोरो भी कर लेना अगर वो कंपनी में डेप्ट है तो क्योंकि महंगे वाले कंपनी जो मेरा ओवर वैल्यू वाला फर्म था उसमें इक्विटी भी था डेप्ट भी था, तो 10% इक्विटी बेच के रुपया ले लिए, साथ ही साथ 10% रुपया बोरो भी कर लिए, तो अगर तो मेरे को फाइनली कितना रुपया मिला, 26,000। अगर अब मैं ये 26,000 रुपया इन्वेस्ट कर दूं सस्ते वाले जगह में, भैया सस्ता वाला कौन सा फर्म है, ये अंडर वैल्यू, सस्ता वाला कौन सा फर्म है, अनलीवर्ड। अगर मैं ये इतना रुपया ले जाके कहाँ इन्वेस्ट कर दूं, अनलीवर्ड फर्म में, अनलीवर्ड फर्म, देन
ही गेट्स रिटर्न, तो उसको कितना रुपया रिटर्न मिलेगा, कितना रुपया रिटर्न मिलेगा भैया? देखो वो 26,000 रुपया जाके इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ, और ये जो अनलीवर फर्म है, ये जो अनलीवर वाली कंपनी है, ये अनलीवर कंपनी के पास खाली इक्विटी है, तो उसको इक्विटी में 12.5% का रिटर्न मिलेगा कि नहीं? उसको इक्विटी में 12.5% का रिटर्न मिलेगा कि नहीं, ये बात बताओ भैया। 26,000 रुपया अगर वो जाके इन्वेस्ट कर देगा तो 12.5% का उसको रिटर्न मिलेगा, यानी 3,250 रुपया का उसको रिटर्न मिलेगा। एकदम क्लियर। लेकिन वो इन्वेस्टर ना 3,250 रुपया को लेके खुश है। मैं बोला खुश मत हो, तुमको इंटरेस्ट पेमेंट करना है। याद करो तुमने बोरो किया था, इंटरेस्ट ऑन बोरो, याद है तुमने बोरो किया था, तुमने इन्वेस्ट करने के लिए 10% रुपया बोरो किया था। कितना रुपया बोरो किया था, याद करो याद करो भैया। मैंने 10,000 रुपया बोरो किया था, तो मैंने बोला वो 10,000 रुपया के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट लगता है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना परसेंट है? यही तो 10%, 10%, 10%। मैंने बोला तुमने 10% रुपया बोरो किया था, है ना? तुमने 10,000 रुपया बोरो किया था, 10% का इंटरेस्ट दे दो, कितना होता है? 1,000 का इंटरेस्ट पेमेंट कर दो। अब भी वो खुश है। मैंने बोला अभी भी मत खुश हो। इफ़ इक्विटी नॉट सेल, अगर तुम उधर में इक्विटी नहीं बेच रहे होते, देन कुछ तो रुपया तुम उधर कमाते। तुम मान लो इक्विटी बेचे तो तुम यहाँ आके कमा रहे हो। तुमने कितने का इक्विटी बेचा? उसने बोला भैया मैंने 16,000 का इक्विटी बेचा। मैंने कितने का इक्विटी बेचा? 16,000 का। तो 16,000 का इक्विटी अगर तुम नहीं बेचते तो 12.5% तो वहाँ भी कमाते। 12.5% तो तुम वहाँ भी कमाते, 16,000 का 12.5%। मेरा बात समझ रहे हो? 16,000 का 12.5 तो तुम वहाँ भी कमाते। 16,000 का 12.5% यानी 2,000 रुपया तो तुम वहाँ भी कमाते। तो एक्स्ट्रा तुम कितना कमाए? एक्स्ट्रा जो 250 रुपया कमाया, ये हो गया इनकम फ्रॉम आर्बिट्रेज। ये जो खरीदा बेची करके तुम एक्स्ट्रा रुपया कमाए, यही हो गया मेरा आर्बिट्रेज का इनकम। समझे? बताओ, पूरा समझे? क्लियर है? सबसे पहले आपको लीवर और अनलीवर दोनों का आपको फर्म का वैल्यू निकाल लेना है। फर्म का वैल्यू कैसे निकलेगा हम लोग देख लिए। उसके बाद आपको फर्म के वैल्यू निकालने के बाद अलग कर लेना है कितना का इक्विटी कितने का डेप्ट। फिर आपको ये पता करना है कौन सा महंगा है कौन सा सस्ता है। भैया महंगे वाली जगह में नोटिस करना दोनों चीज़ होगा, इक्विटी भी होगा डेप्ट भी होगा। तो आपको इक्विटी बेच के रुपया ले लेना है, साथ ही साथ जितने डेप्ट भी है, डेप्ट का भी आपको क्या करना है, बोरो कर लेना है। क्वेश्चन कुछ बोलेगा तो ठीक है, जैसे हमारे क्वेश्चन में देखो बोला हुआ था 15%, लेकिन फिर भी हमने क्या किया 10% लेके कर लिया। कोई बात नहीं, एग्जाम में ऐसे नंबर कट जाएगा। 15 बोलेगा तो आप 15% ही, आप इक्विटी भी कितना बेचोगे 15%, और आप बोरो भी कितना करोगे 15%। याद रखना दोनों एकदम इक्वल होना चाहिए। तो आपके पास जितना रुपया मिला, ये टोटल रुपया आप ले जाके कहाँ इन्वेस्ट करोगे भैया? सस्ते वाले कंपनी में। तो आपको ये देखना है इतना रुपया मैंने सस्ते वाले कंपनी में इन्वेस्ट किया तो मुझे रिटर्न कितना मिला, है ना? मुझे इतने का रिटर्न मिला। लेकिन खुश मत हो, तुमने रुपया बोरो किया था उसमें तुमको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, कर देना। और अगर तुम नहीं सेल करते तो तुम रुपया उधर भी तो कुछ कमाते, वो भी हटा दो। तो एक्स्ट्रा तुम कितना कमा पाए, यही हो गया मेरा इनकम फ्रॉम आर्बिट्रेज। यही हो गया मेरा इनकम फ्रॉम आर्बिट्रेज। क्लियर? जो एक्स्ट्रा रुपया कमा रहे हो यही हो गया मेरा इनकम फ्रॉम आर्बिट्रेज। तो ये पूरा प्रोसेस मेरे को फॉलो करना है। क्लियर है? देख लो, हो जाएगा एकदम। ये वाला पूरा प्रोसेस मुझे फॉलो करना है, इनकम फ्रॉम आर्बिट्रेज। कभी भी आर्बिट्रेज बोले तो हो जाएगा। याद रखना हर बार 10% मत लेना। यहाँ क्वेश्चन ने 15 बोला था, फिर भी हमने 10 ले लिया। क्वेश्चन कुछ ना बोले तो 10 ले लेना, अगर क्वेश्चन कुछ बोलता है 5, 10, 15, 20, तो जैसा बोले वैसा परसेंटेज ले लेना। ठीक है? तो यहाँ तक अगर करते हो तो हम लोग का कैपिटल स्ट्रक्चर का पोर्शन हो जाता है कंप्लीट। यहाँ तक हम लोग का हो जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर का पोर्शन एकदम कंप्लीट। ठीक है? ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के पोर्शन में अभी तक हम लोग क्या क्या देखे? ये सबसे पहले तो फर्म का वैल्यू निकालना सीखे। दो तरीके का होता है फर्म का वैल्यू। पहला क्या होता है बताओ तो भैया, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेप्ट। दूसरा तरीका होता है EBIT डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KO। अच्छा भैया मैंने बोला इक्विटी का वैल्यू कैसे निकलेगा? आपने बोला भैया इक्विटी वाले का अर्निंग होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और मैंने बोला भैया डेप्ट का वैल्यू कैसे निकलेगा? आपने बोला भैया डेप्ट वाले को हम लोग क्या पेमेंट करते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ डेप्ट। सिंपल। आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी डेप्ट कैसे निकलेगा समझ आ गया। अच्छा भैया आपने बोला KO, ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा? मैंने बोला कोई अलग तरीका नहीं है, WACC तक जानते हो ना, उसी तरह हम लोग को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो पहला तो ये सम्स हो जाएगा। दूसरा सम्स हम लोग को EPS वाला निकालने को देगा, अर्निंग पर शेयर वाला।
जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में बता दो अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा। तीसरा आपको क्या देगा, आर्बिट्रेज वाला क्वेश्चन दे सकता है। क्या दे सकता है, आर्बिट्रेज वाला। ठीक है, आर्बिट्रेज वाला क्या होता है क्वेश्चन, आर्बिट्रेज में आपको दो कंपनी का डेटा दे देगा। पहले आपको क्या करना है, दोनों कंपनी का वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करना है। फिर महंगे वाले ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू आपको पता कर लेना है। फिर महंगे वाले से रुपया निकालोगे। अब महंगे वाले जगह में नोटिस करना है इक्विटी डिप दोनों होगा, तो इक्विटी भी बेचोगे और साथ ही साथ बोरो भी करोगे उतना ही परसेंटेज। ठीक है, जितना रुपया आएगा उसको सस्ता में जाके इन्वेस्ट करेंगे तो कितना कमाएंगे, आपको पता चल गया मैंने इतना रुपया कमाया। अब जितना रुपया कमाया खुश मत हो, तुमने कुछ रुपया बोरो किया, इंटरेस्ट पेमेंट कर दो। और अगर तुम नहीं बेचते तो भी तो उधर कुछ कमाते, वो भी हटा दो। तो जो एक्स्ट्रा कमाया वो हो गया इनकम फ्रॉम आर्बिट्रेज। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो इतना कर लिया तो हम लोग का कैपिटल स्ट्रक्चर का पोर्शन एकदम क्लियर, हम लोग का कैपिटल स्ट्रक्चर का पोर्शन एकदम क्लियर। हम्म, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का पोर्शन एकदम क्लियर। अब क्योंकि भैया ये चैप्टर हम लोग का दो पार्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी है साथ ही साथ हम लोग का इसमें लेवरेज भी है। अब जानते हो ये कैपिटल में दो पार्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर तो है ही, साथ ही साथ लेवरेज भी है। तो आओ लेवरेज भी देख के खत्म कर दे। लेवरेज में बेसिकली फॉर्मूला और कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, कुछ है ही नहीं हमारे लेवरेज में। लेवरेज, लेवरेज का मतलब आपको समझ ही आ रहा है। मैंने आपको अभी अभी लेवर फर्म और अनलीवर फर्म का मतलब क्या बताया था भैया। लीवर फर्म मतलब वो वाली कंपनी थी जो अपने कंपनी में डेप्ट वगैरह भी रख के रखती है, और अनलीवर फर्म क्या होता है, जो अपनी कंपनी में डेप्ट रख के नहीं रखती, वो खाली और खाली इक्विटी से ही चला रही होती है। तो भैया मेरे कंपनी में डेप्ट होना अच्छी बात है कि नहीं है, भैया देखो डेप्ट होना अच्छी बात है, लेकिन कोई भी चीज़ एकदम ज़्यादा कम होना अच्छा बात नहीं है। इसलिए हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ते हैं। भैया देखो डेप्ट होना तो अच्छा बात है, क्योंकि डेप्ट से हम लोग को टैक्स में बेनिफिट मिलता है। जो लोग एफएम पढ़े आप लोग जानते हो। तो सबसे पहले आप लोग एक तो इनकम स्टेटमेंट समझो। सेल करती है कंपनी, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंपनी का आता है कंट्रीब्यूशन। हाँ, मार्जिनल कॉस्टिंग में करेंगे ठीक है इसके बाद। फिर भी फिक्स कॉस्ट माइनस करती है तो आता है ईबीआईटी। क्या यही ईबीआईटी को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं हर जगह जब क्वेश्चन बोलता था। ईबीआईटी में से कंपनी क्या पेमेंट करती है, इंटरेस्ट। हाँ, फिर इंटरेस्ट में से आ जाता है ईबीटी, ईबीटी से टैक्स पेमेंट कर देगी तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड दे देगी तो आ जाएगा इक्विटी वाले का अर्निंग, और इक्विटी वाले का अर्निंग आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पता है तो आपका निकल जाएगा ईपीएस। ये पूरा चार्ट हम लोग जानते हैं, ये पूरा चार्ट हम लोग जानते हैं बेसिकली। ठीक है, जानते हैं। अब हम लोग लेवरेज वाले में एंटर करें। तो मैंने क्या बोला, जब भी आप सेल में से सेल और ईबीआईटी तक का बात होता है तो वो मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज होता है। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी रट्टा नहीं मारने बोला था, मैंने आपको सिंपल सा बात बोला था। भैया आप पहले क्या करोगे, एक तो इनकम स्टेटमेंट घड़ी में बनाओगे पूरा ये वाला, बनाने के बाद ईबीआईटी तक का चीज़ को क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग लेवरेज। और ईबीआईटी से लेके एकदम लास्ट वाला चीज़ को बोला जाता है फाइनेंशियल लेवरेज। क्या बोला था, ईबीआईटी से सेल तक को क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, हाँ, बेसिकली यहाँ लेवरेज का मतलब क्या होता है, लेवरेज मीन्स यूजिंग फिक्स कॉस्ट। आप अपने फिक्स कॉस्ट को कैसे यूज़ कर रहे हो रिटर्न बनाने के लिए, है ना, टू इंक्रीज रिटर्न। आप अपने फिक्स कॉस्ट को कैसे यूज़ कर रहे हो। अभी यहाँ देखो कंपनी में फिक्स कॉस्ट दो टाइप की होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आओ एक तो इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है ना। देखो मेरी कंपनी सेल करती है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब आप लोगों को पता है ना, जो पर यूनिट पे डिपेंड करता है। तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से मेरी कंपनी क्या माइनस करेगी, फिक्स खर्चे माइनस कर देगी। तो आ जाएगा ईबीआईटी बोलो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो। ठीक है, इसमें से कंपनी क्या पेमेंट करेगी भैया, इंटरेस्ट पेमेंट कर देगी। तो आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से कंपनी क्या करेगी, टैक्स पेमेंट कर देगी। तो क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब इसमें से कंपनी क्या करेगी, प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड दे देगी। आ जाएगा अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी, ये आ जाएगा ना। और ये अर्निंग फॉर इक्विटी से ही बेसिकली हम लोग का क्या आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा। आपको पता है अर्निंग पर शेयर हम लोग का आ जाएगा, है ना, हम लोग का अर्निंग पर शेयर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इनकम स्टेटमेंट। अब जब भी आप लेवरेज का बात करते हो, जब भी आप लेवरेज का बात करते हो, तो बेसिकली आप अपने फिक्स कॉस्ट का बात कर रहे होते हो। जब भी मैं आप लोग को बात करता हूँ कि नहीं भैया हम लोग लेवरेज लेवरेज, जब भी मैं बात करता हूँ भैया लेवरेज, तो लेवरेज का मतलब आप क्या चीज़ का बात कर रहे हो? आप फिक्स कॉस्ट का बात कर रहे हो। और आप ध्यान दोगे मेरी कंपनी में फिक्स कॉस्ट ना दो टाइप की होती है। एक तो जो फिक्स कॉस्ट मेरा लग रहा होता है वो तो मेरा है ही, ये फिक्स कॉस्ट में भैया डिप्रिसिएशन वगैरह बहुत सारी चीज़ आ गए, ठीक है। और एक तो भैया जो मेरी कंपनी डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट पेमेंट करती है वो भी एक फिक्स खर्चा है। भैया कैसे हो फिक्स खर्चा, तो समझने की कोशिश करो। आप डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, एक बार आपने डिवेंचर इशू किया, आपका तो भैया एक तो फिक्स खर्चा जम गया ना कि नहीं मुझे हर साल ये लोग को पेमेंट करना ही है। फिक्स है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में हर बार पेमेंट होता है। डिवेंचर वाले को इंटरेस्ट बोलो या कर्जे पे इंटरेस्ट बोलो, तो भैया दो टाइप का फिक्स कॉस्ट होता है। तो देखो एक आपका फिक्स कॉस्ट ये वाले पोजीशन में लग रहा है, एक आपका फिक्स कॉस्ट ये इंटरेस्ट के ऊपर लग रहा है, यस और नो। तो मैंने बोला यहाँ से लेके ईबीआईटी वाला तक का जो जगह है, ये वाले जगह को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, ये वाला जगह को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। और ईबीआईटी से लेके जो एकदम लास्ट वाला तक का जगह है, ये वाले जगह को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, मेरी कंपनी में दो टाइप का फिक्स खर्चा होता है, एक तो फिक्स खर्चा वो है ही, और एक तो इंटरेस्ट वाला। तो जब मैं ये वाले फिक्स खर्चा का बात करता हूँ तो ये मेरा हो जाता है ऑपरेटिंग लेवरेज का पार्ट। जब मैं ये इंटरेस्ट वाले फिक्स खर्चे का बात करता हूँ तो मेरा ये हो जाता है फाइनेंशियल लेवरेज। और ऑपरेटिंग लेवरेज का बात करते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज बोलता है इट रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। बोलता है मेरी कंपनी किस तरह से ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूज़ कर रही है अपने ईबीआईटी को बढ़ाने के लिए। एक्चुअली आप अपने कंपनी में फिक्स कॉस्ट जो दे रहे हो, हर कंपनी में फिक्स कॉस्ट लगता ही लगता है। आप खाली कंपनी खोल ली गए, आपका मंथली मंथली फिक्स कॉस्ट के नाम पे आपका रेंट जाया जा रहा है लेकिन सेल कुछ नहीं हो रहा, तो भैया कुछ फ़ायदा है नहीं ना। तो लेवरेज हमें यही आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि आप अपने फिक्स कॉस्ट को किस तरह यूज़ करते हो ईबीआईटी बढ़ाने के लिए। इसका आंसर कौन देगा? ऑपरेटिंग लेवरेज। आप अपने ये इंटरेस्ट वाले फिक्स कॉस्ट को कैसे यूज़ करते हो शेयर होल्डर का ईपीएस बढ़ाने के लिए? इसका आंसर देगा फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, इट रिफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट ऑन द कंपनीज प्रॉफिट अर्निंग फॉर शेयर होल्डर। ठीक है, तो हमें ऑपरेटिंग लेवरेज फाइनेंशियल लेवरेज। अभी ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला भी मैंने आपको सेम बोला था। आपको क्या ये फिक्स कॉस्ट के ऊपर ध्यान देना है? हाँ, तो पहला फॉर्मूला हो गया ऊपर डिवाइडेड बाई नीचे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल लेवरेज में आपको ये वाले इंटरेस्ट पे ध्यान देना है, ये वाले इंटरेस्ट पे, तो ऊपर नीचे ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। बस यही तो बोला था आपको, ये फिक्स कॉस्ट के ऊपर ध्यान देना है। तो ऊपर में आता है कंट्रीब्यूशन, नीचे में आता है ईबीआईटी, फॉर्मूला बन गया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी। आपको ये इंटरेस्ट पे ध्यान देना है, ऊपर में आता है ईबीआईटी, नीचे में आता है ईबीटी, फॉर्मूला बन गया ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। क्लियर है? अच्छा भैया एक और फॉर्मूला है, नीचे वाला ले लो और एकदम ऊपर वाला ले लो, ऑपरेटिंग का एंड यहाँ हो जाता है, तो चेंज इन ईबीआईटी, चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाई चेंज इन सेल, चेंज इन सेल। सिमिलरली भैया आपने क्या बोला, एकदम नीचे एकदम ऊपर, एकदम नीचे ईपीएस क्या हो गया? चेंज इन ईपीएस, चेंज इन ईपीएस बाई चेंज इन, एकदम ऊपर में ईबीआईटी आ रहा है, चेंज इन ईबीआईटी। बस फॉर्मूला भी इसमें उतना हम लोग को याद नहीं करना, हम लोग को फॉर्मूला भी याद नहीं करना। क्लियर है? अब भैया जब आप ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हो आपस में, तो वो हम लोग का क्या बन जाता है? कंबाइंड लेवरेज। तो हम लोग का क्या बन जाता था? कंबाइंड लेवरेज। तो कंबाइंड लेवरेज का मैंने आप लोग को आज तक फॉर्मूला याद ही करने नहीं बोला, मैंने बोला कंबाइंड लेवरेज आप लोग को याद ही नहीं करना। आप लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना आता है, निकाल लोगे। आप लोग को फाइनेंशियल लेवरेज निकालना आता है, निकाल लोगे। जब दोनों को आपसी में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंबाइंड लेवरेज निकल जाएगा। बस ध्यान ही नहीं देना। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज का मैंने फॉर्मूला क्या बोला भैया? ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ से चालू होता है, ईबीआईटी में खत्म हो जाता है। ऑपरेटिंग लेवरेज में आप लोग अपने फिक्स कॉस्ट को ध्यान देते हो, तो ऊपर में होता है कंट्रीब्यूशन, नीचे में होता है ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी। एक और तरीका क्या बोला, एकदम नीचे एकदम ऊपर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल। बस अब ये परसेंटेज चेंज इन क्या होता है मैं बताऊंगा, पहले बताओ इतना समझ आया? ये परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैसे निकलेगा? मान लो परसेंटेज चेंज वाला हम लोग को फॉर्मूला कब लगाना है? जब हम लोग को 2 साल का डेटा देगा। मान लो 2024
और 2025 2 साल का डेटा दे दिया। 2024 में आपने सेल किया था 1 लाख का, 2025 में आपने सेल किया 1,60,000 का। तो मैंने बोला परसेंटेज चेंज इन सेल बताओ, तो आप क्या बोले, पहले तो आप ये पता करो दोनों में सेल का चेंज कितना हुआ। मैंने बोला देखो पहले से 1 लाख का सेल करते थे, अब 1,60 का, 60,000 का चेंज हो गया। तो 60,000 का चेंज कितने में आया, पहले कितने था 1 लाख, तो 60 डिवाइडेड बाई 1 लाख, देखना 60% आ रहा है। तो मैं बोलूँगा 60% का चेंज आया। तो चेंज हम लोग इस तरह निकालते हैं, एक सम से देख लेंगे। क्लियर है, पहले बोलो। आओ 13 नंबर में आओ, बड़ा सिंपल है, लेवरेज तो कुछ हार्ड ही नहीं है। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्टेड ऑपरेटिंग डेटा डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज आप कैलकुलेट करो। भैया एक कंपनी का सेल दे दिया, फिक्स कॉस्ट दे दिया, तो भैया सेल में से वेरिएबल खर्चा दे दिया 50%, सेल में से वेरिएबल खर्चा माइनस करेंगे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स खर्चा माइनस कर देंगे आ जाएगा ईबीआईटी। और आपका ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, बस करोगे हो जाएगा, दोनों का ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया। समझे? 14 नंबर में आओ, ये भी भैया बड़ा सिंपल है। देखो पहले बोलता है कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, हम लोग कर लिए, फिर बोलता है अगर मेरा सेल 10% से बढ़ गया तो मेरा ईबीआईटी में क्या इंपैक्ट आएगा। तो इफ सेल इज इंक्रीज बाई 10%, हाँ, तो आप इंक्रीज वाला बात बोल दिया। सेल में कितने परसेंट का चेंज हुआ, 10% का। ऑपरेटिंग लेवरेज अभी अभी आपने निकाला था 6, हाँ अभी अभी आपने 6 निकाला था, तो आपको ईबीआईटी में चेंज पता चल जाएगा। क्लियर है? कभी भी अगर आपको चेंज पता करना हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, परसेंटेज चेंज वाला डेटा आपके पास हर चीज़ में दो दो फॉर्मूला है। आपने नोटिस किया ऑपरेटिंग लेवरेज में दो फॉर्मूला है, एक तो नॉर्मल है, एक में परसेंटेज चेंज इन करके है। तो कभी भी आप वो वाला फॉर्मूला कब लगाओगे जो आपको 2 साल का डेटा दे देगा। चलो जैसे देखो, सेल बता दिया, ईबीआईटी, ठीक है। आपको बोल दिया कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, करो ऑपरेटिंग लेवरेज। तो भैया ऑपरेटिंग लेवरेज का पहला फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, लेकिन मैं ये नहीं लगा पाऊंगा। दूसरा फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल, है ना। ये फॉर्मूला तो लगा पाओगे। भैया 2 साल का डेटा दिया है, मैं दोनों साल में पता कर पाऊंगा कितने का चेंज हुआ। तो देखो मुझे कितने का चेंज हुआ, मुझे परसेंटेज में पता करना है। तो पहले तो आप ये पता करोगे भैया चेंज कितने का आया। और जब भी आप किसी चीज़ का चेंज पता करते हो ना, तो मुझे प्लस माइनस में नहीं फ़र्क पड़ता है, मैंने बार बार बोला। भैया 50 से 75 हो गया, 25,000 का चेंज आया। ईबीआईटी में कितने का चेंज हुआ, 10 से 13, 3,000 का चेंज आया। तो देखो ईबीआईटी में कितने का चेंज हुआ, भैया 3,000 का चेंजेस हुआ। ईबीआईटी में 3,000 का चेंज हुआ। पहले कितना था, पहले पहले भैया पहले था 10 इंटू में 100। तो आप देखोगे ईबीआईटी में 30% का चेंज आया, ईबीआईटी में 30% का चेंज आया। अच्छा भैया सेल में कितने का चेंज आया, भैया सेल में 25,000 का चेंज आया। अच्छा भैया पहले कितना था, पहले 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 75 था, नहीं नहीं पहले 50 था। भैया सेल में 50% का चेंज आया, आप देखो 50% का। तो परसेंट परसेंट एक बार इग्नोर करो, 30 डिवाइडेड बाई 50 करो, भैया 0.6। आपका ऑपरेटिंग लेवरेज कितना हो गया, 0 बताओ। क्लियर है, आराम से कर पाओगे ऐसे परसेंटेज चेंज इन वाला, ठीक है। और फाइनेंशियल लेवरेज में तो भैया देखो, जब आपका ईबीआईटी से चालू होता है और ईपीएस तक खत्म होता है, ये हो गया मेरा फाइनेंशियल लेवरेज। और जब मैं फाइनेंशियल लेवरेज की बात करता हूँ तो मैं ये वाला इंटरेस्ट का बात कर रहा होता हूँ, मैंने बोला था फिक्स खर्चा। पहला फॉर्मूला क्या बन गया, ऊपर नीचे ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी, क्या फॉर्मूला बन गया, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी। एंड द सेकंड फॉर्मूला एकदम नीचे, चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाई चेंज इन ईपीआईटी, नीचे ऊपर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, सॉरी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। एकदम क्लियर, सम्स ऐसे कराने लायक कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा। और जब मैं कंबाइन लेवरेज का बात करता हूँ तो उतना दिमाग ही नहीं लगाना, ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज को मल्टीप्लाई कर दोगे, कंबाइन लेवरेज निकल जाएगा, ठीक है। कुछ हम लोग को इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। सब हो जाएगा आप लोग से आराम से।
देखो कभी भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछेगा तो क्या निकालना है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने बोला ना भैया इक्विटी वाले का अर्निंग होल डिवाइडेड बाई कितने का इक्विटी है, कितने का इक्विटी है, करोगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका निकल जाएगा। समझे? जैसे इस केस में देखो हम लोगों ने पहले एक इनकम स्टेटमेंट बनाया था। इक्विटी वालों के लिए अर्निंग हमने कितना कमाया भैया? इक्विटी वालों के लिए 50 कमाया। 50,000 रुपये आप कमाते हो, है ना? और आपके पास इक्विटी कितने का है बताओ? भैया इक्विटी है मेरे पास 10 लाख का, तो आप 5% रुपया कमाते हो। देखना जरूर डी नंबर आपका 5% होगा। ठीक है, क्लियर? भैया देखो एग्जाम में ऐसे हम लोग को हिडन फिगर वाला क्वेश्चन दे सकता है। हमें ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल के दे दिया, हमें फाइनेंशियल लेवरेज निकाल के दे दिया, आपको बोलता है आप ईबीआईटी निकालो। कैसे निकालोगे बताओ? भैया देखो फाइनेंशियल लेवरेज निकाल के दे दिया, कैसे निकलेगा? हम्म, कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या फॉर्मूला था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी। ये तो था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी। भैया मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज पता है 5, लेकिन मुझे कंट्रीब्यूशन नहीं पता। देखो मेरा एक्चुअली फॉर्मूला क्या बनता है, सेल में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट हटाते हैं तो मेरा आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग फिक्स कॉस्ट हटाएंगे तो मेरा आएगा ईबीआईटी, है ना? ईबीआईटी में से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे तो मेरा निकलेगा ईबीटी। ईबीटी निकलेगा। अच्छा बताओ, इसको छोड़ो, फाइनेंशियल लेवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? भैया ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी, ये फॉर्मूला होता है। हाँ, फाइनेंशियल लेवरेज मुझे कितना दिया? 3। ईबीआईटी कैसे निकलेगा? अच्छा भैया मुझे ईबीआईटी तो चलो, क्या मैं ईबीटी को ऐसे लिख सकता हूँ, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? मैं ईबीटी की जगह ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख सकता हूँ। तो 3 इक्वल टू ईबीआईटी बाई ईबीआईटी माइनस, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट पता है 20,000। लो, ये सॉल्व करेंगे तो हम लोग का ईबीआईटी आ जाएगा। अब ईबीआईटी पता है, इंटरेस्ट पता है, तो मेरा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। समझे? और आपको फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, और आपको ईबीआईटी पता है, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज पता है, तो आपको कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा कहीं ना कहीं। समझे? तो आपको क्या पता करना है? आपको ईबीआईटी निकल गया, फिक्स कॉस्ट वगैरह निकल गया, सेल। अब आपको जितने का कंट्रीब्यूशन निकला, कंट्रीब्यूशन में बोलता है 60% वेरिएबल कॉस्ट है, तो 40% हो गया आपका कंट्रीब्यूशन। मैंने बोला जिस चीज़ का अमाउंट पता हो, परसेंटेज पता हो, सेल निकल जाएगा आपका आराम से। जिस चीज़ का आपका वो अमाउंट पता हो, सेल पता हो, परसेंटेज पता हो, आपको सेल निकल जाएगा, है ना? देखो पहले हमने ईबीआईटी निकाला था, ईबीआईटी निकालने के बाद ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला लगाया तो मेरे को कंट्रीब्यूशन पता चल गया। समझे? अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल में से वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे, नहीं तो इतना छोड़ो ना, आपको 1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन पता है ना, और आपको ये पता है 60% अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट है तो मेरा कंट्रीब्यूशन है 40%। तो आपको कंट्रीब्यूशन का 1.5 लाख अमाउंट पता है, डिवाइडेड बाई 40% कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज पता है। जिस चीज़ का अमाउंट पता हो, परसेंटेज पता हो, तो आप सेल तक नहीं पहुंच जाओगे 3,75,000। नहीं तो एक और तरीका है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन। ठीक है? सेल है 100%, वेरिएबल कॉस्ट है 60%, तो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज परसेंटेज लगाओ, हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। ये सब देखो कुछ मिसिंग फिगर वाला है। आपको ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल के दे दिया, कंट्रीब्यूशन दे दिया, ठीक है, कंट्रीब्यूशन दे दिया, कंबाइन लेवरेज दे दिया। तो भैया कंबाइन लेवरेज का पहले फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू फाइनेंशियल लेवरेज। कंबाइन लेवरेज आपको पता है, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज पता है, तो फाइनेंशियल लेवरेज पता चल जाएगा। 4 होगा मेरा फाइनेंशियल लेवरेज। तो भैया आप मुझे फाइनेंशियल लेवरेज भी पता है, ऑपरेटिंग भी पता है। हाँ, अब मुझे क्या पता करना है बताओ? हम्म, आप ध्यान से देखो, मुझे इतने यूनिट पे इतना रुपया करके मुझे कंट्रीब्यूशन पता है। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया भैया? 2500 यूनिट पे 150 रुपया करके।
2500 यूनिट पे 150 रुपया करके 3,75,000 का कंट्रीब्यूशन पता चल गया। और भैया मुझे ऑपरेटिंग लेवरेज पता, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT, है ना। ऑपरेटिंग लेवरेज कितना था? 6। कंट्रीब्यूशन कितना है? 3,75,000 डिवाइडेड बाई EBIT। तो भैया मेरा EBIT कहीं ना कहीं निकल जाएगा। कितना होगा? 3,75,000 डिवाइडेड बाई 6, 62,500 का मेरा EBIT हो गया। अब आपको एक बात बता दो, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या था? EBIT डिवाइडेड बाई EBT। फाइनेंशियल लेवरेज आपको 4 पता है, EBIT अभी आपने निकाला 62,500, तो मेरा EBT निकल जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। कितना आएगा? 62,500 डिवाइडेड बाई 4, 15,625। आपको अर्निंग बिफोर टैक्स पता है। ये अर्निंग बिफोर टैक्स में अगर मैं टैक्स दे दूँ, मैं टैक्स हटा दूँ 30%, कितना होता है? 4687.5। 37.5। तो मेरा क्या अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया? आपको तो यही बोला था अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालो। लो, मेरा क्या अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया? 10,937.5 यानी वो 938। ठीक है, आराम से देखो, 2-2 मिनट में हम लोग कर लिए, आराम से हम लोग समझ पाए। क्लियर है? हम्म, ठीक है, बताओ, ये लेवरेज हो जाएगा। तो भैया ये वाला अगर हम लोग लेवरेज सीख लिए तो हम लोग के पास 2-3 टाइप का और लेवरेज होता है। एक तो लेवरेज के हम लोग के पास वर्किंग कैपिटल लेवरेज, एग्जाम में आने का चांसेस कम है, फिर भी याद रखना क्या होता है वर्किंग कैपिटल लेवरेज। फॉर्मूला क्या है? करेंट एसेट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट माइनस चेंज इन करेंट एसेट। क्या बोला? करेंट एसेट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट। जब मैं टोटल बोल रहा हूँ तो करेंट नॉन करेंट सारे टाइप के एसेट लेना है, माइनस में चेंज इन करेंट एसेट। आपके करेंट एसेट में चेंज कितना हुआ? एक ही संस्था आपके मॉड्यूल में। देखो, करेंट एसेट मुझे पता है, करेंट एसेट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट माइनस में चेंज इन करेंट एसेट। मुझे टोटल एसेट पता है। अच्छा, करेंट एसेट में चेंज कितने का हुआ? तो बोलता है करेंट एसेट में 30% का चेंज होता है ना। 30% का मतलब 10 लाख का करेंट एसेट है, 30% का चेंज होता है यानी 3 लाख रुपया का चेंज होता है। बस निकालोगे, वर्किंग कैपिटल लेवरेज आ जाएगा। क्या फॉर्मूला बोला? करेंट एसेट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट माइनस चेंज इन करेंट एसेट। ये हो गया मेरा वर्किंग कैपिटल लेवरेज। इसके बाद हमसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। क्या पूछ सकता है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट याद रखना है, इसमें आपसे वो वाला EBIT निकालने बोलता है जिसमें आपका EPS एकदम जीरो हो जाए। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में आपको ऐसा EBIT निकालने बोलता है जिससे आपका अर्निंग पर शेयर एकदम जीरो हो जाए। क्या करते हो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में? भैया हम लोग ऐसा EBIT निकालते हैं जिससे मेरा EPS कंपनी का पूरा जीरो हो जाए। ऐसा EBIT निकालते हैं जिससे EPS पूरा पूरी जीरो हो जाए, है ना। मतलब कंपनी को जानना है ना कि नहीं मैं कितने का अर्निंग करूँ जिससे जीरो हो जाए, EPS जीरो हो जाए। तो बोला आपको जीरो क्यों जानना है? भैया एक तो मिनिमम मिनिमम जानना है ना कि नहीं मुझे इतना तो अर्निंग करना ही है जिससे मेरे शेयर होल्डर कुछ नहीं कमा रहे, तब ना मैं उससे ऊपर का सोचूंगा। मतलब 1 लाख के अर्निंग तक में तो मेरे शेयर होल्डर कुछ नहीं कमा रहे, तब तो मैं उससे ज़्यादा कमाने का सोचूंगा। तो कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट प्लस में प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 - टैक्स। क्या बोला? इंटरेस्ट प्लस में प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 - टैक्स। एक क्वेश्चन भी करके देखे थे, 26 नंबर आओ। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ऐसा EBIT जिससे आपका EPS क्या हो जाए? एकदम जीरो हो जाए। देखो, बोलता है ABC लिमिटेड जानना चाहता है अपना फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर और जानना चाहता है अपना फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। भैया निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला था? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इंटरेस्ट प्लस में प्रेफरेंस डिविडेंड होल डिवाइडेड बाई 1 - टैक्स। ये फॉर्मूला था ना। इंटरेस्ट कितने का दे रहे हो भैया बताओ तो? भैया हर एक आपका क्या बोलते हैं, टोटल आपके पास 10 लाख का डिवेंचर है। 10 लाख के डिवेंचर में आप 10% का इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आप 1 लाख का इंटरेस्ट दे रहे हो। प्लस में प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दे रहे हो? भैया 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, 12% का डिविडेंड है। 5 लाख का 12% 60,000 का डिविडेंड हो गया। और 1 - टैक्स कितना है? टैक्स टैक्स है आपका 40%। 40% मतलब 0.4। सॉल्व करो। 1 लाख प्लस में 60,000 डिवाइडेड बाई 0.6, ये भी हो जाएगा 1 लाख। तो आपका हो गया 2 लाख। तो बेसिकली
फाइनेंशियल ब्रेक इवन हम लोग को क्या आंसर देता है, हम लोग को बोलता है एक ऐसा ईबीआईटी, अगर आपके कंपनी में ईबीआईटी 2 लाख का रहा तो भैया आपका ईपीएस एकदम जीरो हो जाएगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग को क्या आंसर देता है कि भैया ऐसा ईबीआईटी जिससे आपका ईपीएस एकदम जीरो हो जाए। भैया भरोसा नहीं हो रहा, आओ देखो ईबीआईटी कितना का आपने बोला, 2 लाख का। ईबीआईटी में से आप क्या पेमेंट करोगे भैया, इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा। कितने का इंटरेस्ट दे रहे थे याद है, 1 लाख का इंटरेस्ट दे रहे थे। तो आपका क्या बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स 1 लाख का। ये अर्निंग बिफोर टैक्स में से आप क्या पेमेंट करोगे, टैक्स पेमेंट करोगे। भैया टैक्स कितने का था, 40% का टैक्स था, 40,000 का टैक्स दे दो। बचा कितना अर्निंग आफ्टर टैक्स, 60,000 का। ये 60,000 में से क्या करोगे, पहले भैया प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड देंगे, कितना देना है, 5 लाख का 12% है ना, यानी कि 60,000 दे दो डिविडेंड। लो बचा अर्निंग फॉर इक्विटी, बचा क्या मेरे पास, मेरे पास अर्निंग फॉर इक्विटी बचा नहीं, बचा, मतलब ईपीएस जीरो। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मेरे को यही चीज़ का आंसर देता है, एक ऐसा ईबीआईटी बता दो जिससे मेरा ईपीएस जीरो हो जाए। अब कंपनी को पता चल गया कि नहीं, मेरे को कम से कम 2 लाख तो कमाना ही है, अगर 2 लाख नहीं कमा पाऊंगा तो ब्लंडर हो जाएगा। क्यों, इंटरेस्ट नहीं रीपे कर पाऊंगा, प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड नहीं पे कर पाऊंगा, और मेरे इक्विटी वालों का मेरे को उम्मीद में भी खड़ा होना है। तो कम से कम कंपनी 2 लाख से ऊपर ही कमाने का सोचेगी, है ना। 2 से नीचे जाएगी तब तो ब्लंडर है, तब तो कंपनी पे ही नहीं कर पाएगी इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो मेरी कंपनी को 2 से ज़्यादा ही कमाना है, कहीं ना कहीं 2 से ज़्यादा ही कमाना है, तब तो इक्विटी वाले के लिए कुछ कर पाएगी। तो समझे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में को क्या चीज़ का आंसर दिया, एक ऐसा ईबीआईटी जिससे ईपीएस जीरो हो जाए। याद रखना एग्जाम में आपको ऐसे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वर्ड ना दे, आपको डायरेक्ट पूछ ले कि कंपनी जानना चाहते हैं एक ऐसा ईबीआईटी जिससे आपका ईपीएस जीरो हो जाए, तो याद रखना वो आपसे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का ही आंसर पूछ रहा है। डायरेक्ट आपको बोल देगा कि कंपनी एक ऐसा ईबीआईटी जानना चाहता है जिससे कंपनी का ईपीएस जीरो हो जाए, तो दैट मीन्स वो आपसे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पूछना चाह रहे हैं। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का एक क्वेश्चन होता है इन डिफरेंस पॉइंट। क्या होता है इन डिफरेंस पॉइंट, जो कि एग्जाम में आया हुआ है। इन डिफरेंस पॉइंट क्या होता है, इसमें भी भैया हम लोग ईबीआईटी निकालते हैं, इसमें भी हम लोग क्या निकालते हैं, एक ऐसा ईबीआईटी निकालते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली होता क्या है, जब मेरी कंपनी ना कन्फ्यूज़न है, मेरी कंपनी के पास 2 ऑप्शन है कि मैं ना इक्विटी प्रेफरेंस के साथ आगे बढ़ूँ, कि इक्विटी और इक्विटी के साथ आगे बढ़ूँ, या इक्विटी डेप्ट के साथ। तो ये मेरे को एक ऐसा ईबीआईटी दे देता है जिससे आप कुछ भी लो कंपनी में, लेकिन आपका ईपीएस एकदम बराबर आएगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या बोलता था, ऐसा ईबीआईटी जिससे ईपीएस जीरो आए। इन डिफरेंस पॉइंट क्या बोलता है, ऐसा ईबीआईटी जिससे आपका दोनों का ईपीएस एकदम सेम आए। चाहे आप ये ऑप्शन में जाओ, चाहे आप ये ऑप्शन में जाओ, आपका ईपीएस एकदम सेम आएगा। तो इन डिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला क्या है भैया, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स, ये दोनों आपस ही में मल्टीप्लाई में है, माइनस में प्रेफरेंस डिविडेंड, होल डिवाइडेड बाय प्लान ए में कितना इक्विटी शेयर है, और इक्वल टू दे के सेम फॉर्मूला। आओ चलो एक सम्स मैं आप लोगों को करके ही दिखाता हूँ। सम्स नंबर 27 बोलता है अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायर अ कैपिटल आउटले ऑफ 400 लाख। न्यू प्रोजेक्ट में कंपनी को कितना रुपया का जरूरत है, 400 लाख। रिक्वायर्ड अमाउंट बी रेस आइदर फुल्ली बाई इक्विटी शेयर, आइदर कंपनी सोच रही है मैं पूरा पूरी इक्विटी शेयर कर लूँ। पहला ऑप्शन क्या है कि मैं पूरा पूरी 400 लाख का इक्विटी शेयर इशू कर लूँ, ठीक है। और कितना रुपया का इक्विटी होगा, हर एक इक्विटी होगा 100 रुपया करके। तो आप मेरे को बता सकते हो नंबर ऑफ इक्विटी। भैया 400 लाख मेरी कंपनी 100 रुपया करके इक्विटी है, तो मेरी कंपनी 4 लाख शेयर इशू करेगी। और नहीं तो मेरी कंपनी के पास ऑप्शन क्या है, नहीं तो मैं 200 लाख का इक्विटी ले रहा हूँ, नहीं तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि मैं 200 लाख का इक्विटी ले रहा हूँ 100 करके, है ना। तो यहाँ पर मेरी कंपनी 2 लाख इक्विटी शेयर इशू की, 2 लाख इक्विटी शेयर इशू की, और लोन ले लूँ 200 लाख का 15% का इंटरेस्ट, और लोन ले लूँ 200 लाख का, लेकिन इसमें क्या लगेगा भैया, 15% का इंटरेस्ट लगेगा, समझे। देखो दोनों ही ऑल्टरनेटिव में मेरी कंपनी के पास 400 लाख रुपया आ गया। फर्स्ट ऑप्शन में पूरा पूरी इक्विटी, सेकंड में 200 लाख का इक्विटी और 200 लाख का लोन, पूरा पूरी 400 लाख रुपया आ गया। बोलता है टैक्स रेट है 40, अच्छी बात है। बोलता है कैलकुलेट द फिगर ऑफ ईबीआईटी, आप एक ऐसा ईबीआईटी बता दो
जिससे मेरे इक्विटी इन्वेस्टर ना इनडिफरेंट रहे, मतलब इक्विटी इन्वेस्टर को कोई नुकसान ना हो, चाहे कंपनी प्लान ए में जाए कि बी में जाए, इक्विटी इन्वेस्टर को कुछ नुकसान ना हो। तो इनडिफरेंस पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं? इनडिफरेंस पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं भैया? देखो, ईबीआईटी में आप सबसे पहले क्या पे करते हो भैया? इंटरेस्ट पे करते हैं, फिर 1 माइनस टैक्स जो आता है, फिर प्रेफरेंस का डिविडेंड देते हो, होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी, है ना? ये वाले प्लान में सेम टू सेम फॉर्मूला ये, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स माइनस में प्रेफरेंस डिविडेंड, होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी। बस यही आपको करना और कुछ नहीं। तो देखो फर्स्ट केस में ईबीआईटी कितना, ईबीआईटी कितना, ईबीआईटी मुझे दिया है क्या भैया? ईबीआईटी तो आपको निकालना है, दे कैसे देगा, तो आपको निकालना है। अच्छा इंटरेस्ट कितना भैया? फर्स्ट केस में तो कंपनी पूरा पूरी इक्विटी ले रही है, इंटरेस्ट है ही नहीं, है ना? टैक्स कितना, टैक्स कितना भैया? टैक्स बोला था 40%, यानी 0.4। अच्छा प्रेफरेंस शेयर का तो बात ही नहीं बोला। फर्स्ट केस में कितना नंबर ऑफ इक्विटी है? 4 लाख इक्विटी शेयर है, 4 लाख नंबर बोला, हाँ। अच्छा सेकंड केस में बताओ भैया, ईबीआईटी तो आपको निकालना है। सेकंड केस में क्या मेरी कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करेगी? हाँ भैया 200 लाख, 200 लाख का लोन है आपकी कंपनी के ऊपर, 200 लाख, 200 लाख का, 200 लाख का 15% कितना होता है भैया? 30 लाख का आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है ना? क्योंकि मेरी कंपनी लोन ली है। अच्छा टैक्स कितना? 40% का, और प्रेफरेंस डिविडेंड तो कुछ था नहीं। और सेकंड केस में नंबर ऑफ इक्विटी कितना है? 2 लाख इक्विटी शेयर है मेरी कंपनी के पास। क्लियर है? चलो अब एक इसको एकदम आराम आराम से सॉल्व करो। देखो ईबीआईटी माइनस जीरो, ईबीआईटी हो गया ना, ये ईबीआईटी हो गया, इनटू में 0.6, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 0.6 ईबीआईटी, 0.6 ईबीआईटी डिवाइडेड बाई 4 लाख इक्वल टू, यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ भैया? ये रहा 0.6, ये 0.6 ना दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखो अलग से दोनों ब्रैकेट में है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 0.6 ईबीआईटी माइनस में 30 लाख का 0.6, 18 लाख, फुल डिवाइडेड बाई 2 लाख। समझ में आया? अच्छा भैया देखो, ये नीचे और नीचे दोनों आपस में कट सकता है, ये 0 1 2 3 4 5 नीचे और नीचे कट सकता है, 1 2 3 4 5 आपस में कट सकता है, और ये 2 2 जा 4 नीचे नीचे आपस में कट सकता है, ठीक है? तो मेरा फाइनली क्या हो गया? 0.6 ईबीआईटी इक्वल टू, ये 2 जाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा? 1.2 ईबीआईटी माइनस में 36 लाख, 18 दूनी 36 लाख, हाँ ठीक है। अब मैं ईबीआईटी को एक जगह ले ले रहा हूँ, 0.6 ईबीआईटी, ये 1.2 इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस में 1.2 ईबीआईटी, और ये अपने जगह में क्या है? माइनस 36 लाख बचा है, ये मेरा क्या हो जाएगा? माइनस में 0.6 ईबीआईटी इक्वल टू माइनस में 36 लाख। भैया माइनस माइनस काटो, ठीक है? तो फाइनली मेरा ईबीआईटी कितना आ गया भैया? 36 लाख डिवाइडेड बाई 0.6 कितना होता है? 60 लाख। मेरा ईबीआईटी कितना आ गया? 60 लाख। लो, ये मेरे को एक ऐसा ईबीआईटी दे दिया जिससे मेरे दोनों केस में ईपीएस एकदम सेम हो। फॉर्मूला समझे? अब भैया देखो, अब आपको पता चल गया ईबीआईटी, फर्स्ट केस में भी 60 लाख, सेकेंड केस में भी 60 लाख, ठीक है? अब मेरी कंपनी जो भी ऑप्शन जाए मेरा ईपीएस एकदम सेम होगा। ईबीआईटी में से पहले कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना है भैया। फर्स्ट केस में क्या मेरी कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करेगी? नहीं, पूरा पूरी इक्विटी था, पूरा पूरी इक्विटी था, इंटरेस्ट तो पेमेंट नहीं करेगी। अच्छा सेकंड केस में मेरी कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है, 200 लाख का लोन है, 15% का इंटरेस्ट है, 30 लाख का मेरी कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना है सेकंड केस में, ठीक है? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट पेमेंट कर दिए, क्या बचा अर्निंग बिफोर टैक्स? 60 लाख, 30 लाख। इसमें से हम लोग क्या पेमेंट करेंगे भैया? टैक्स पेमेंट करेंगे। टैक्स, टैक्स कितना था? 40%, याद करो। तो 60 का 40% कितना होता है? 24 लाख का टैक्स यहाँ दे दो,
और 30 का 40% क्या होता है, 12 लाख का टैक्स यहाँ दे दो। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बच गया, 36 लाख यहाँ बच गया, यहाँ कितना बच गया, 18 लाख बच गया। अच्छा अभी आप, मेरे पास ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ही नहीं, तो यही मेरे बन गया इक्विटी वाले का प्रॉफिट। तो आप बताओ नंबर ऑफ इक्विटी कितना, फर्स्ट केस में कितना इक्विटी था आपके पास भैया, फर्स्ट केस में 4 लाख इक्विटी था, सेकंड केस में 2 लाख इक्विटी था, है ना, 4 लाख इक्विटी था, सेकंड केस में 2 लाख इक्विटी था। तो बताओ मेरा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, है ना, इधर भी 9 रुपया करके आया, इधर भी 9 रुपया करके आया। एक ऐसा ईबीआईटी ये हमें बता दिया, चाहे आप जो भी ऑप्शन में जाओ, लेकिन इक्विटी वालों को नुकसान नहीं होगा। देखो इक्विटी वालों को नुकसान नहीं होगा। कभी कभी कंपनी में क्या होता है ना कि कंपनी कैपिटल रेस करती है, लेकिन कैपिटल रेस करने के चलते कंपनी कभी डिबेंचर लेती है, कभी प्रेफरेंस लेती है, कभी इक्विटी लेती है, लेकिन इसके चलते मेरे इक्विटी वालों का नुकसान हो जाता है, ईपीएस सोलो का कम हो जाता है। तो मेरी कंपनी जानना चाहती है कि भाई मुझे एक ऐसा ईबीआईटी बता दो जिससे मैं क्या अपनी सेल्स टीम को टारगेट दे पाऊंगा कि भाई इतना तो अब ईबीआईटी तुम्हें करना ही है। अब देखो आप कंपनी को पता चल गया कि नहीं, मुझे अगर मेरे इक्विटी वालों के साथ धोखाधड़ी नहीं करना है, मुझे अगर ऐसा करना है कि नहीं इक्विटी वालों का लॉस ना हो, तो मुझे 60 लाख का तो ईबीआईटी कमाना ही होगा। एनी हाउ मुझे 60 लाख का ईबीआईटी कमाना होगा, जिससे मैं ऑप्शन 1 में जाऊं कि 2 में जाऊं, मेरे इक्विटी वालों का कुछ लॉस नहीं हो रहा है। समझ गए बात। तो ये था आपका डिफरेंस, एक तो था फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, एक तो था इन डिफरेंस पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या बोलता है, एक ऐसा ईबीआईटी जिससे आपका ईपीएस जीरो हो जाए। इन डिफरेंस पॉइंट क्या बोलता है, कोई भी ऑप्शन में जाओ आपका ईपीएस चेंज नहीं होगा, एकदम सेम आएगा। क्लियर। और एक तो लास्ट में एक तो इररिलेवेंट टॉपिक आ जाए आपका, हमादा इक्वेशन। क्या इक्वेशन आता है, हमादा इक्वेशन। ठीक है, हमादा इक्वेशन का फॉर्मूला तो एकदम लास्ट मिनट रट्टा मार के चल जाना, लेवरेज बीटा इक्वल टू अनलीवर्ड बीटा ब्रैकेट में 1+1 - टैक्स डी माइनस सी, ये हो गया हमारा हमादा इक्वेशन। ठीक है, तो पूरा चैप्टर में हम लोग देखो, सबसे पहले हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर देखें। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग देखें फर्म का वैल्यू कैसे निकलता है, तो भैया वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट, और एक तरीका था ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर मैंने बोला भैया वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, तो आपने बोला इक्विटी वाले का अर्निंग होल डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर आपने बोला भैया वैल्यू ऑफ डेप्ट कैसे निकलेगा, तो आपने बोला इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ डेप्ट। ये हो गया। एक तो आर्बिट्रेज प्रोसेस का क्वेश्चन दे सकता है, जिससे आपको दोनों कंपनी का क्या करना है, वैल्यू ऑफ फर्म पता करना है। जो ओवर वैल्यू से रुपया निकाल लो, अगर वहाँ डेप्ट है तो बोरो भी कर लो। कहाँ इन्वेस्ट करोगे, लोअर जो अंडर वैल्यू है। ठीक है, फिर हम लोग एक तो ईपीएस वाला देखे थे कि कैसे कंपनी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में रुपया उठा रही है, तो कंपनी का ईपीएस क्या होगा। उसके बाद आई लेवरेज में, तो लेवरेज में हम लोग सबसे पहले क्या दिखे भैया, ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या फॉर्मूला था बताओ, फटाफट बताओ। ऑपरेटिंग लेवरेज भैया दो फॉर्मूला था, एक तो था कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी, और एक था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल। ठीक है, ये तो हो गया ऑपरेटिंग लेवरेज। भैया फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बताओ, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बताओ, फाइनेंशियल लेवरेज का क्या फॉर्मूला है। भैया ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस होल डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। और कभी कभी क्या होता है ना कि, और ये परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा मैंने बता दिया। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन ना मतलब आपको मिसिंग फिगर दे देता है, तो आप याद रखना ईबीआईटी आपका कैसे आता है, मतलब ईबीटी, जो आप ईबीआईटी में से इंटरेस्ट पे करते हो तब तो आपका ईबीटी आता है, तो इसकी जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब थोड़ा केयरफुल रहना, मतलब वो जो इनकम स्टेटमेंट है उसको फॉलो करते हुए चलना। फिर हम लोग पढ़े भैया, एक तो कंबाइंड लेवरेज बोल के होता है। क्या होता है कंबाइंड लेवरेज, तो मेरे भाई कंबाइंड लेवरेज कैसे निकलेगा। आपने बोला भैया कंबाइंड लेवरेज तो और ईजी है, जब हम लोग अपने ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंबाइन निकल जाएगा, कोई झमेला ही नहीं है। फिर मैंने बोला भैया एक और लेवरेज होता है आपका वर्किंग कैपिटल लेवरेज। क्या होता है वर्किंग कैपिटल लेवरेज, तो वर्किंग कैपिटल लेवरेज कैसे निकलेगा। आपने बोला भैया करेंट एसेट्स ले लो, करेंट एसेट्स ले लो डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, टोटल एसेट माइनस में चेंज इन करेंट एसेट, है ना, करेंट एसेट में चेंज कितने का हुआ,
क्वेश्चन इधर आपको डायरेक्ट दे देगा, नहीं तो आपको क्या करना है 2 साल का डेटा दे देगा, आप करेंट एसेट का चेंज पता कर लोगे। अब ये मत बोलना करेंट एसेट क्या होता है, ये सब आपको पता है, टोटल एसेट भी आपको पता है। फिर हमने क्या देखा भैया, एक तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट देखा, क्या देखा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो देखा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है आपको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आपको नाम दे, आपको ऐसा भी बोल सकता है कि कैलकुलेट करो जिससे आपका ईपीएस जीरो हो जाए। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एक ऐसा ईबीआईटी कैलकुलेट करते हैं जिससे मेरा ईपीएस जीरो हो जाए। तो फॉर्मूला क्या है भैया, कंपनी का एक इंटरेस्ट का खर्चा होता है और प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड का खर्चा होता है, होल डिवाइडेड बाई, होल नहीं मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स। ठीक है, इंटरेस्ट से नहीं करोगे। ठीक है, इसमें हम लोग एक्चुअली कैलकुलेट क्या करते हैं, हम लोग ईबीआईटी कैलकुलेट करते हैं, एक ऐसा ईबीआईटी जिससे आपका ईपीएस जीरो हो जाए। उसके बाद मैंने बोला एक इनडिफरेंस पॉइंट होता है आपका, क्या होता है, इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट में भी हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं भैया, एक ऐसा ईबीआईटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसमें एक ऐसा ईबीआईटी कैलकुलेट करते हैं जिससे मेरी कंपनी का ईपीएस क्या हो, सेम हो, है ना, चाहे कंपनी जो भी प्लान ले, सेम इन बोथ प्लान। कंपनी जो भी प्लान में जाए, चाहे कंपनी इक्विटी से रुपया उठाए चाहे डिवेंचर से उठाए, मेरी कंपनी का ईपीएस एकदम सेम हो। इसका फॉर्मूला क्या भैया, और याद रखना आप ईबीआईटी कैलकुलेट कर रहे हो तो ईबीआईटी आपको नहीं मिलेगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इनटू में 1 माइनस टैक्स माइनस में प्रेफरेंस डिविडेंड फुल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी इन प्लान 1, फर्स्ट प्लान में सेम टू सेम इधर ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स माइनस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी इन प्लान 2, इन प्लान 2 हो गया बस, है ना। प्लान 1 में कितना, प्लान 2 में कितना, बस। और आपका लास्ट में एक आ गया हमादा इक्वेशन। हमादा इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है, लीवर्ड बीटा इक्वल टू अनलीवर्ड बीटा ब्रैकेट में 1 प्लस 1 माइनस टैक्स डी बाई ई। डी बाई ई मतलब समझ लो डेप्ट इक्विटी, कितने का डेप्ट है कितने का इक्विटी, कितने का डेप्ट है कितने का इक्विटी है, ये हो गया हमारा इक्वेशन। क्या बोला, लीवर्ड बीटा इक्वल टू, अब आपसे एग्जाम में अनलीवर्ड बीटा भी पूछ सकता है, लीवर्ड बीटा भी पूछ सकता है, डेटा देख के डेप्ट भी पूछ सकता है, तो आप फॉर्मूला अगर पता कर लोगे तो हो जाएगा। लीवर्ड बीटा इक्वल टू अनलीवर्ड बीटा थर्ड ब्रैकेट 1 प्लस 1 माइनस टैक्स डी बाई ई। एकदम स्ट्रक्चर कर लो, ऐसे 2-3 बार हो जाएगा। तो बस इतना अगर कर लेते हो तो हम लोग का पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज यहाँ पर हो जाता है ख़त्म। ठीक है, और क्योंकि क्लास हम लोग का 1 घंटा 40 मिनट होने में है तो मैं आप लोग को PYQs ठीक है इसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, इस वाले में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस वाले में अपलोड करने से ना फिर मेरा वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और PYQs में थोड़े सम्स आए हैं, मतलब आधा घंटा 40 मिनट हम लोग को लगेगा। तो मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के लिए PYQs अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग आराम से रिवीजन करो, कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ज़रूर से बताना कैसा लगा। ठीक है, बाय बाय, ठीक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने PYQ के।